मैं हमेशा सोचता था कि परिवार हमेशा के लिए होता है, लेकिन 80 साल की उम्र में मुझे पता चला कि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही कभी कभी बिना पीछे देखे हमें छोड़ देते हैं। 2024 के क्रिसमस पर मैंने मेज सजाई, अपने पोतों की पसंदीदा खाना बनाया और इंतजार किया, वैसा ही इंतजार जैसा मैंने जिंदगी भर की। लेकिन उस दिन कोई भी नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि उसी दिन एक भूला बिसरा डिब्बा, जिसमें वो सभी चिट्ठियां थीं जो मैंने सालों तक लिखी, मेरे पोतों के हाथों में जाएगा। और उस डिब्बे में छुपी सच्चाई मेरी बेटी ने उन्हें जो कुछ भी बताया था उसे पूरी तरह बदल देगी। यह मेरी कहानी है, एक दादा की कहानी जिसे चुप करा दिया गया, भुला दिया गया और किनारे कर दिया गया, जब तक कि एक दिन मेरे अपने पोते आखिरकार मेरी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। दिल मजबूत कर लीजिए, यह कहानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्यार तो बहुत दिया लेकिन बदले में बहुत कम पाया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि आप मेरी कहानी कहां से सुन रहे हैं। मैं सुबह 5 बजे उठा, जैसे हमेशा उठता हूं, क्योंकि बूढ़े का शरीर देर तक सोने नहीं देता। घर अंधेरा और ठंडा था, हालांकि 25 दिसंबर था और मुंबई बाहर गर्म थी। लेकिन यहां अंदर धारावी मोहल्ले के इस 2 कमरों के छोटे से घर में ठंड अलग तरह की है, समझे? यह उस व्यक्ति की ठंड है जो जानता है कि वह दिन अकेले बिताएगा। मैं धीरे धीरे उठा, क्योंकि ज्यादा देर लेटे रहने से मेरे पैरों में दर्द होता है, और रसोई की ओर गया। मेज पिछली रात से ही सजी हुई थी, 6 प्लेटें, 6 गिलास, 6 कुर्सियां व्यवस्थित। मुझे पता था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सजाया, क्योंकि उम्मीद आखिरी चीज है जो एक परित्यक्त बूढ़े में मरती है। मैंने पूरी सुबह खाना बनाने में बिताई। मैंने चिकन करी बनाई जो मेरी पोती दिया को 6 साल की उम्र में बहुत पसंद थी, वह जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में कटे आलू होते हैं, खूब ताज़ा धनिया और एक चुटकी हल्दी जो सब कुछ सुनहरा कर देती है। मैंने बासमती चावल भी बनाया जो मेरा पोता देव हर बार यहाँ आने पर मांगता था, इससे पहले कि सब कुछ बदल जाए। मैंने पापड़ तब तक तला जब तक मेरे हाथ तैलीय नहीं हो गए और जीरे की महक नहीं आने लगी। मैंने सब कुछ पुरानी थालियों में रखा, वही जो मेरी पत्नी लक्ष्मी इस्तेमाल करती थी जब वह जीवित थी। वह 3 साल पहले मर गई और तब से यह घर एक खामोश घर बन गया है। कभी कभी मैं अकेले बात करता हूँ, सिर्फ एक मानवीय आवाज सुनने के लिए, भले ही वह मेरी अपनी हो, भर्राई हुई और थकी हुई। मैंने मेज पर एक साफ मेजपोश बिछाया, वह जिसके किनारों पर कढ़ाई है, समय के साथ थोड़ा पीला पड़ गया। मैंने 3 छोटी मोमबत्तियां जलाईं जो मैंने बाजार से खरीदी थी, वे सस्ती जो जल्दी पिघल जाती हैं। मैंने कोने की कुर्सी ली, दिया की पसंदीदा, और उस पर जमी धूल साफ की। वहां इतने लंबे समय से कोई नहीं बैठा कि मुझे याद भी नहीं। मैंने उस खाली कुर्सी को देखा और उसे वहां बैठे हुए याद किया, अपनी छोटी टांगे झुलाते हुए, क्योंकि वे जमीन तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी थीं, हाथों से खाते हुए हंसती हुई। उसकी हंसी दुनिया में सबसे मधुर थी, समझे? उन्हीं में से जो पूरे घर को भर देती है। अब यहाँ कोई हंसी नहीं है, बस बाहर कारों की आवाज, हॉर्न की, लोगों के अपनी जिंदगी जीने की, जबकि मैं यहाँ हूँ, धीरे धीरे मर रहा हूँ। मैंने सुबह के दौरान अपने पोते आरव को लगभग 4 बार फोन करने की कोशिश की। पहली 3 बार में सीधे वॉइसमेल पर चला गया, चौथी बार में बजा बजा और कुछ नहीं। मैंने दिया को भी फोन किया, वही बात। देव को, जो सबसे छोटा है, मैंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि उसका मोबाइल उसकी माँ ईशानी, मेरी बेटी के पास रहता है, और वह महीनों से मेरे फोन नहीं उठाती। जब भी मैं कोशिश करता हूँ, या तो मुंह पर काट देती है या बजने देती है जब तक कट न जाए। एक बार उसने जवाब दिया, सितंबर में, और मैंने पूछा कि क्या मैं बच्चों से मिल सकता हूँ। उसने उस सूखी आवाज में कहा जिसे मैं अब नहीं पहचानता, पापा, वे व्यस्त हैं। आपको समझना होगा कि समय बदल गया है, और काट दिया। मैं नहीं समझा कि उसका क्या मतलब था, लेकिन दर्द हुआ। मैं उस छोटे से कमरे में गया जहां मैं सोता हूं और पलंग के नीचे से बिस्कुट का पुराना डिब्बा निकाला। उसके अंदर वे सभी पत्र हैं जो मैंने पिछले 2 वर्षों में अपने पोते पोतियों के लिए लिखे हैं। नहीं,
रुको, मुझे बेहतर ढंग से समझाने दो। वे पत्र नहीं हैं जो मैंने लिखे, वे प्रतियां हैं, क्योंकि मैंने मूल पत्र डाक से भेजे, हर एक के लिए महीने में एक, हमेशा रंगीन टिकटों के साथ जो मैं एजेंसी से खरीदता था, उन्हीं में से जिन पर पक्षी और मंदिर होते हैं। मैंने सब कुछ के बारे में लिखा, उनके बचपन के बारे में, उन व्यंजनों के बारे में जो दादी लक्ष्मी बनाती थी, परिवार की कहानियों के बारे में। मैं पूछता था कि स्कूल कैसा चल रहा है, क्या आरव अभी भी क्रिकेट खेलता है, क्या दिया अभी भी चित्र बनाती है, क्या देव अभी भी गाड़ियां इकट्ठा करता है। मुझे कभी जवाब नहीं मिला, एक भी नहीं। लेकिन मैं भेजता रहा, क्योंकि और क्या कर सकता था मैं हॉल की उस कुर्सी पर बैठा, वह जो बैठने पर चरमराती है, और कोने की छोटी मेज पर रखे लैंडलाइन फोन को देखता रहा। वह तभी बजता है जब कोई कुछ बेचना चाहता है, इंटरनेट प्लान, क्रेडिट कार्ड, लोन। मैं हर पवित्र दिन जवाब देता हूं, यह सोचकर कि यह ईशानी होगी या पोते पोतियों में से कोई, लेकिन कभी नहीं होता। दूसरे दिन मैंने जवाब दिया और दूसरी तरफ की महिला ने पूछा कि क्या मुझे 200 चैनलों के साथ केबल टीवी पैकेज चाहिए। मैंने कहा कि 200 चैनल होने का कोई फायदा नहीं अगर मेरे साथ देखने वाला कोई नहीं है। वह हंसी, सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने काट दिया और रोया। मैं रोया क्योंकि 80 साल की जिंदगी यह बन गई है, एक दयनीय बूढ़ा जो ऑपरेटर का फोन इंतजार कर रहा है। जो मोबाइल मैंने पिछले साल खरीदा था, उन सस्ते में से एक जिसे दुकान के आदमी ने कहा था कि वीडियो कॉल के लिए अच्छा है, वह हफ्तों से बंद पड़ा है। मैंने इस्तेमाल करना सीख लिया था। देखिए, मैंने अकेले सीखा, यूट्यूब पर वीडियो देखकर, बटन दर बटन दबाते हुए, जब तक समझ नहीं आया। मैंने ईशानी के साथ 2 बार वीडियो कॉल किया जैसे ही खरीदा। उसने बेचैनी के साथ जवाब दिया, जल्दबाजी में, हमेशा दूसरी तरफ देखते हुए, कभी मेरी ओर नहीं। दूसरी बार सिद्धार्थ, उसका नया पति, पीछे दिखाई दिया और कुछ कहा जो सुनाई नहीं दिया। उसने जल्दी से काट दिया। उसके बाद फिर कभी जवाब नहीं दिया। मैंने फोन करना छोड़ दिया। बैटरी क्यों बर्बाद करूं ना। 3 बजे दोपहर में खाना मेज पर पहले से ठंडा हो गया था। मैंने सब कुछ कपड़ों से ढक दिया था ताकि मक्खी न बैठे, लेकिन जानता था कि मेरे अलावा कोई वह नहीं खाएगा। और देखिए, मुझे भूख भी नहीं थी। जब साथ खो जाता है तो भूख खो जाती है। खाना तभी स्वादिष्ट होता है जब बगल में कोई हो। अकेले, यह सिर्फ जीवित रहने की जिम्मेदारी है। मैं कोने की कुर्सी पर बैठा, मेरी और अन्य 5 खाली जगहों को देखा। मैंने कल्पना की कि कैसा होता अगर वे आए होते। आरव स्कूल की परीक्षाओं के बारे में बताते हुए, दिया कोई नया चित्र दिखाते हुए, देव फर्श पर किसी गाड़ी से खेलते हुए, ईशानी खाना परोसते हुए, शिकायत करते हुए कि मैंने ज्यादा बना लिया, जैसे हमेशा करती थी। लेकिन यह सिर्फ कल्पना थी, वास्तविकता खामोशी थी। मैं टेलीविजन चालू करने के लिए उठा, सिर्फ घर में कुछ आवाज के लिए, और जब हॉल की दीवार के पास से गुजरा तो मैंने परिवार की तस्वीर गिरी हुई देखी। फ्रेम उल्टा पड़ा था। मुझे याद नहीं था कि मैंने उसे गिराया था। मैंने उसे सावधानी से उठाया, कांच से धूल साफ की और देखा। यह 5 साल पुरानी तस्वीर थी, देव के जन्मदिन की। सब एक साथ मुस्कुराते हुए, मैं देव को गोद में पकड़े हुए, लक्ष्मी मेरे बगल में मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए, ईशानी अपने पुराने पति के साथ, जो इस तस्वीर के 1 साल बाद मोटरसाइकिल दुर्घटना में मर गया। तीनों पोते पोतियां सामने, जीवन से भरे हुए। मैंने उन चेहरों को देखा और अब कुछ भी नहीं पहचाना। वे लोग अब मौजूद नहीं हैं, या मैं उनके लिए अब मौजूद नहीं हूं। मैंने शाम का बाकी समय खिड़की से आतिशबाजी देखते हुए बिताया। बगल की बिल्डिंग के लोग जश्न मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे, हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर मेरी क्रिसमस चिल्ला रहे थे। बच्चे आंगन में उन फुलझड़ियों के साथ दौड़ रहे थे जो हाथ में चिंगारियां छोड़ती हैं। मैं सब कुछ दूर से देख रहा था, जैसे कोई फिल्म हो जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने नीचे जाने के बारे में सोचा, दरवाजे की सीढ़ी पर बैठने के बारे में जैसे कभी कभी करता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। क्यों? पड़ोसियों को दया से पूछते हुए सुनने के लिए, हरीश जी, पोते पोतियां नहीं आए और मुझे झूठ बोलना पड़े, कहना पड़े कि वे यात्रा पर थे, व्यस्त थे, शर्मिंदगी से बचने के लिए? नहीं,
मैंने अपनी खामोश घर के अंदर रहना पसंद किया। रात में बत्ती बुझाने और सोने जाने से पहले मैं पलंग पर बैठा और एक और पत्र लिखा। लेकिन इस बार अलग था। मैंने पोते पोतियों के लिए नहीं लिखा। मैंने अपने लिए लिखा, या शायद लक्ष्मी के लिए, जहां कहीं भी वह हो। मैंने वह सब कुछ लिखा जो मैं महसूस करता हूं, वह सब जो दर्द देता है, वह सब जो मैं जोर से नहीं कह सकता क्योंकि अन्यथा मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। मैंने लिखा कि मैं फेंका हुआ महसूस करता हूं, एक पुरानी वस्तु की तरह जो अब काम की नहीं। कि मैंने पूरी जिंदगी काम किया, अपनी बेटी को अकेले पाला जब उसकी मां प्रसव में मर गई, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, शादी के लिए पैसे दिए, सब कुछ दिया जो मेरे पास था और थोड़ा और जो मेरे पास नहीं था, और अब मैं यहां हूं, एक कोने में भुला दिया गया। मैंने तब तक लिखा जब तक मेरा हाथ दर्द नहीं करने लगा, जब तक आंसू नहीं बचे। मैंने कागज मोड़ा, एक लिफाफे में रखा और छोटी मेज पर छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि किसे भेजूंगा, लेकिन बाहर निकालना जरूरी था। अगले दिन जब मैं दरवाजे पर अखबार लेने गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने वह पत्र हफ्तों पहले ईशानी के घर की चौखट पर गिरा दिया था, जब मैं उनसे मिलने की कोशिश की थी, और अब उसे लेने में बहुत देर हो चुकी थी। हर महीने के पहले सोमवार को मैं मुख्य सड़क पर डाकघर जाता था, वह जो मसाले के बाजार के पास है। मैं 3 लिफाफे ले जाता था, हर पोते पोती के लिए एक, हमेशा हाथ से लिखे हुए बूढ़े के कांपते अक्षरों में, लेकिन सावधानी से। मुझे हर पत्र लिखने में दिन लगते थे। मैं रसोई की छोटी मेज पर बैठता था, एक नीली कलम के साथ जो मैंने साल पहले खरीदी थी, वही साधारण बिक, और धीरे धीरे लिखता था, हर शब्द के बारे में सोचते हुए। आरव के लिए मैं उस समय की कहानियां सुनाता था जब वह छोटा था और हम साथ में घर के पास क्रिकेट के मैदान में जाते थे। कैसे वह बल्ला पकड़ने पर जोर देता था भले ही वह उससे बड़ा था। दिया के लिए मैं दादी लक्ष्मी के व्यंजनों का वर्णन करता था जैसे उसे पसंद था, किनारों पर चित्र बनाते हुए दिखाता था कि सब्जियां कैसे काटनी है। देव के लिए मैं रंगीन गाड़ियों की कहानियां बनाता था जो शहर में रोमांच जीती थी। दादा की मूर्खतापूर्ण बात, लेकिन मैं प्यार से करता था। मैं टिकट सावधानी से चुनता था। मैं हमेशा सबसे सुंदर, रंगीन खरीदता था, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों को इकट्ठा करना पसंद था, या कम से कम पसंद था ना। मुझे नहीं पता कि क्या अभी भी पसंद है। मुझे अब उनके बारे में कुछ नहीं पता। एजेंसी का आदमी, पटेल साहब, मुझे पहचानता था क्योंकि मैं वहां बहुत जाता था। वह हमेशा पूछता था, तो हरीश जी, पोते पोतियों ने इस महीने जवाब दिया, और मैं हमेशा झूठ बोलता था। आह, स्कूल से व्यस्त हैं, आप जानते हैं कैसा होता है। वह दया से मुस्कुराता था। मैं उसकी आंखों में दया देखता था। हर कोई अकेले बूढ़े पर दया करता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता ना। दया पेट नहीं भरती, दिल नहीं गर्म करती। मैं टिकट चुकाता था, लिफाफों पर वही मुहर लगाता था, गोंद से गंदे काउंटर पर, और पटेल साहब को दे देता था। वह वादा करता था कि वे पहुंच जाएंगे, और पहुंचते थे, मुझे लगता है। बस उन हाथों में नहीं पहुंचते थे जिन्हें पहुंचना चाहिए था। मैं घर वापस आता था सीने में एक मूर्खतापूर्ण उम्मीद के साथ। सोचता था, इस बार वे जवाब देंगे। इस बार आरव फोन उठाएगा और कहेगा, दादाजी, आपका पत्र मिला, धन्यवाद, या दिया वापस एक चित्र भेजेगी, जैसे वह 8 साल की होने पर करती थी। लेकिन 1 हफ्ता बीतता, 2, 3, पूरा महीना, और कुछ नहीं। खामोशी बहरा कर देने वाली थी। मैं हर दिन नीचे लेटर बॉक्स के पास जाता था, जंग लगी चाबी से खोलता था, और बस बिजली का बिल, सुपरमार्केट का विज्ञापन, ऐसी चीजें होती थीं। कभी भी वापस पत्र नहीं, कभी भी छोटी सी चिट्ठी नहीं, कुछ नहीं। और फिर भी अगले महीने मैं फिर से लिखता था, क्योंकि हार मान लेना यह स्वीकार करना होता कि मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया, और मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने मार्च के एक मंगलवार को ईशानी को फोन किया। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि लक्ष्मी का जन्मदिन था और मैं उस दिन खास तौर पर अकेला था। उसने 5वीं घंटी पर जवाब दिया, उस आवाज में जैसे परेशान किया गया हो। नमस्ते पापा, इतना सूखा। मैंने कहा, ईशानी, आज तुम्हारी माँ का जन्मदिन है। मैं सुबह उनकी कब्र पर गया,
फूल रखे। वह कुछ सेकंड खामोश रही और फिर बोली, अच्छा है पापा। देखिए, मैं यहाँ किसी काम के बीच में हूँ। क्या मैं बाद में आपको फोन कर सकती हूँ? मुझे पता था कि वह फोन नहीं करेगी, लेकिन मैंने मौका लिया और पूछा, बच्चों को मेरे पत्र मिले? उसने आह भरी, उस थके हुए अंदाज में जैसे मैंने दुनिया की सबसे उबाऊ बात पूछी हो। पापा, वे स्कूल, परीक्षाओं, इन चीजों से बहुत व्यस्त हैं। आपको समझना होगा कि समय बदल गया है। अब कोई पत्र नहीं लिखता। मैं चिल्लाना चाहता था, कहना चाहता था कि पत्र अलग होता है, कि पत्र वह चीज है जो रहती है, जिसे रख सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कि मैं सोशल मीडिया पर सही से काम नहीं कर सकता, कि पत्र वह तरीका है जो मुझे पता है यह कहने के लिए कि मैं उन्हें प्यार करता हूं। लेकिन मैं नहीं चिल्लाया, बस अहंकार निगल लिया और धीरे से बोला, ठीक है बेटी, तो कम से कम मुझे उनसे फोन पर बात करने दो। बस 5 मिनट। उसने एक और बहाना दिया। कहा कि आरव वीडियो गेम खेल रहा है, कि दिया कमरे में पढ़ रही है, कि देव सो रहा है। हमेशा एक बहाना था, हमेशा। मैंने कहा, ईशानी, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि वे ठीक हैं। और उसने जवाब दिया, एक ठंडेपन के साथ जिसने मेरी आत्मा को काट दिया, ठीक है पापा, बहुत अच्छे हैं, आप निश्चिंत रहिए। और काट दिया। मैं लगभग 10 मिनट तक खामोश फोन पकड़े रहा, बस व्यस्त लाइन की आवाज सुनते हुए, अपने सीने को दबते हुए महसूस करते हुए। मैंने दूसरे तरीके से कोशिश करने का फैसला किया। मैंने जुहू तक बस पकड़ी, वह इलाका जहां ईशानी अब रहती है। दूर है, भरी हुई बस में लगभग 2 घंटे लगते हैं। लोग धक्का देते हुए, सस्ते परफ्यूम के साथ पसीने की गंध मिली हुई। जब मैं ज्यादा समय तक खड़ा रहता हूं तो मेरे पैर सूज जाते हैं, लेकिन सीट नहीं थी। मैंने लोहे की रॉड पकड़ी और गिरने न पाने के लिए प्रार्थना करते हुए गया। जब मैं उसकी गली में पहुंचा तो लगभग शाम के 4 बज गए थे। घर बड़ा है, उन आधुनिक में से एक जिसमें ऑटोमेटिक गेट और इंटरकॉम है। उस घर से बहुत अलग जहां वह बड़ी हुई, जहां मैंने उसे अपने हाथों से पाला, गुप्ता साहब की कपड़े की फैक्ट्री में 14 घंटे काम करते हुए। मुझे याद है कि मैं फर्श पर सोता था ताकि उसके पास गद्दा हो, सिर्फ चावल और नमक खाता था ताकि उसकी प्लेट में चिकन हो। और अब वह वहां रहती थी, उस महल में, और मैं अंदर भी नहीं जा सकता था। मेरे हाथों में 3 उपहार थे। मैंने महीने की पेंशन से खरीदे थे, जो बहुत ज्यादा नहीं है, बस 1200 रुपए। आरव के लिए भारतीय क्रिकेट के इतिहास पर एक किताब जो मुझे पुराने की दुकान पर मिली। दिया के लिए रंगीन मोतियों की चूड़ियां जो मैंने एक मेले में देखी और याद आया कि उसे ये चीजें पसंद थी। देव के लिए हाथ से रंगी हुई लकड़ी की गाड़ी जो मोहल्ले का एक कारीगर बनाता है। मैंने सब कुछ अखबार के कागज और सेलो टेप से लपेटा, क्योंकि मेरे पास यही था। सुंदर नहीं था, मुझे पता है। रिबन नहीं थी, न ही असली गिफ्ट पेपर, लेकिन प्यार से बनाया गया था, और प्यार सुंदर लपेटने से ज्यादा मायने रखना चाहिए। कम से कम मैं यही सोचता था। मैंने घंटी बजाई और इंतजार किया। मैंने अंदर आवाजें सुनी, हंसी, संगीत। लग रहा था कि लोग थे, शायद कोई पार्टी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा, वे कुछ मना रहे हैं और मुझे नहीं बुलाया। दरवाजा खुला और ईशानी थी। वह नहीं मुस्कुराई। उसने नमस्ते पापा, क्या अच्छा आश्चर्य नहीं कहा। उसने मुझे गले नहीं लगाया। उसने मुझे देखा, मेरे हाथों में पैकेट देखे और भौहें सिकोड़ी। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। बच्चों के लिए कुछ तोहफे लाया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वह दरवाजे के सामने से नहीं हटी, वहीं खड़ी रही, रोकते हुए, जैसे मैं कोई परेशान करने वाला सेल्समैन हूँ। पापा, मैंने कहा था कि यह अच्छा दिन नहीं है। वह धीरे बोल रही थी, लेकिन आवाज में जहर था। मैंने किसी को अंदर पूछते हुए सुना, कौन है ईशानी? और उसने मुझसे नजरें हटाए बिना जवाब दिया, कोई नहीं, अभी निपटाती हूँ। कोई नहीं। मैं कोई नहीं था। मैंने जोर दिया, बस उन्हें यह देना चाहता हूँ। 5 मिनट। उसने फिर से पैकेट देखे, उस चेहरे के साथ जैसे कोई बदसूरत, बेकार चीज देख रहा हो। उन्हें इसकी जरूरत नहीं है पापा। यह करना बंद करो।
ऐसे अचानक आना बंद करो। मैं नहीं समझा। क्या करना? अपने पोते पोतियों के लिए तोहफा लाना? क्या यह अब अपराध है? उसने आह भरी, थकी हुई। आप नहीं समझते। आपकी यहां मौजूदगी चीजों को जटिल बनाती है। चीजों को जटिल बनाती है। यह वाक्य मेरे दिमाग में गूंजा। मैं, उसका पिता, उसके बच्चों का दादा, चीजों को जटिल बनाता था। मैं पूछना चाहता था कि कौन सी चीजें, कैसे, क्यों, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उसने मेरे हाथ से तोहफे ले लिए, मेरी आंखों में नहीं देखते हुए। मैं उन्हें दे दूंगी, वादा करती हूं, लेकिन मुझे पता था कि यह झूठ था। मैंने उसके चेहरे पर देखा। वह नहीं देगी, फेंक देगी, या किसी कोने में रख देगी, या पता नहीं क्या। मैं वहीं खड़ा रहा, इंतजार करते हुए कि वह अपना मन बदले, कि दरवाजा खोले, कि कम से कम मुझे दूर से पोते पोतियों को देखने दे। लेकिन वह नहीं बदली। उसने दरवाजा धीरे से बंद किया, लेकिन दृढ़ता से। मैंने ताला घूमते हुए सुना। मैं वहां लगभग 10 मिनट तक खड़ा रहा, खंभे की तरह, अंदर की हंसी सुनते हुए। मुझे खाने की गंध आई, मसालों के साथ चिकन की, जैसे लक्ष्मी बनाती। मेरी रेसिपी। ईशानी मेरी रेसिपी बना रही थी, लेकिन मैं नहीं खा सकता था। मैं भारी पैरों और जलती आंखों के साथ बस स्टॉप पर वापस गया। मैंने सड़क पर नहीं रोया, क्योंकि 80 साल का आदमी सार्वजनिक रूप से नहीं रोता। मैंने यह जल्दी सीखा। लेकिन अंदर से मैं टूट गया था। बस में मैं खिड़की के पास बैठा और शहर को गुजरते हुए देखता रहा। रात में मुंबई सुंदर है, रोशनियों से भरा, लोगों से, जीवन से। लेकिन मैं अंदर से मृत महसूस कर रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। मैंने दरवाजा खोला, बत्ती जलाई और फर्श पर कागज का एक टुकड़ा देखा। यह वह पत्र था जो मैंने अपने लिए लिखा था, वह आत्मस्वीकारोक्ति वाला, जो ईशानी के घर की चौखट पर मेरी जेब से गिर गया होगा। अब कभी नहीं पता चलेगा कि उसने पढ़ा या रौंद दिया। लेकिन क्या फर्क पड़ता था? उसने वैसे भी मुझे रौंद ही दिया था। मैंने रातें जागते हुए बिताना शुरू कर दिया, क्योंकि सोने का मतलब सपने देखना था, और सपने देखने का मतलब जागना और यह महसूस करना था कि सब झूठ था। मैं हॉल की कुर्सी पर बैठा रहता था, बत्ती बुझी हुई, बस दीवार पर छाया को देखते हुए। और उन रातों में यादें भूतों की तरह आती थी। मुझे 4 साल का आरव याद आता था, उस पुरानी इमारत के आंगन में साइकिल चलाना सीखते हुए जहां ईशानी पहले रहती थी। मैं उसके पीछे दौड़ता था, साइकिल की सीट पकड़े हुए, और वह चिल्लाता था, मत छोड़ना दादाजी, मत छोड़ना। और मैं वादा करता था कि नहीं छोड़ूंगा, लेकिन छोड़ दिया, और उसने पहली बार अकेले पैडल मारा। उसके चेहरे पर खुशी जब उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह अकेला था, कि उसने कर लिया। वह साइकिल से कूदा और मुझे इतनी जोर से गले लगाया कि मुझे लगभग गिरा दिया। आज वह मुझे गले नहीं लगाता। मुझे नहीं पता कि वह उस दिन को याद भी करता है या नहीं। मुझे दिया याद आती थी जो लक्ष्मी के लिए फूलों की माला बना रही थी। वह 6 साल की थी और हर शुक्रवार हमारे साथ फूलों के बाजार जाने पर जोर देती थी। सबसे रंगीन चुनती थी, नारंगी, बैंगनी, चमकीले पीले। वह हॉल के फर्श पर टांगे क्रॉस करके बैठती थी, ध्यान लगाने के लिए जीभ बाहर निकाली हुई, और धागे में फूल पिरोती रहती थी। लक्ष्मी उस मुस्कान के साथ देखती रहती थी, वह जो पूरे घर को रोशन कर देती थी, और कहती थी, हमारी पोती कलाकार बनेगी, हरीश। देखो कितने नाजुक हाथ हैं। और यह सच था। दिया जो भी करती थी सुंदर होता था। वह चित्र भी बनाती थी, नोटबुक्स और नोटबुक्स चित्रों से भरी हुई। मैंने सब रखे हैं। यहाँ हैं, एक डिब्बे में, पलंग के नीचे। कभी कभी मैं निकालता हूँ और देखता रहता हूँ, यह समझने की कोशिश करते हुए कि वह मेरे लिए चित्र बनाना कब बंद कर दिया। और देव, मेरा सबसे छोटा, मेरा नन्हा, उसे गड़गड़ाहट से डर लगता था। जब भी तेज बारिश होती थी, वह दौड़ता हुआ आता था और मेरे पीछे छिप जाता था, मेरी टांग से चिपक कर। मैं फर्श पर बैठ जाता था, क्योंकि वह बहुत छोटा था, और उसे तब तक पकड़े रहता था जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाती। मैं वे पुराने गाने गाता था जो मेरी माँ मुझे बचपन में गाती थी। वह रोना बंद कर देता था और बस सुनता रहता था, मुंह में उंगली डाले। फिर वहीं मेरी गोद में सो जाता था। पंख की तरह हल्का था।
मैं घंटों तक बिना हिले रहता था ताकि उसे जगाऊं नहीं। लक्ष्मी अपने मोबाइल से फोटो खींचती थी, वह पुराना जो मुश्किल से चलता था। मैं अब वे फोटो चाहता हूं, लेकिन वे उसके मोबाइल में हैं, जो ईशानी ने उसके मरने के बाद ले लिया और कभी वापस नहीं किया। मैंने कई बार मांगा। उसने कहा कि खो गया। झूठ, वह नहीं खोया, उसने छिपा दिया, जैसे मुझसे सब कुछ छिपाती है। अप्रैल की एक सुबह मैंने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। मैंने कांच के एक जार में रखे पैसे निकाले, 600 रुपए जो मैं ब्लड प्रेशर की दवा खरीदने के लिए इस्तेमाल करने वाला था, और ट्रेन स्टेशन के पास बाजार गया। मैं बेहतर उपहार खरीदना चाहता था, उपहार जो गरीब बूढ़े के न लगे। मैंने क्रिकेट पर एक नई किताब देखी, हार्ड कवर और रंगीन तस्वीरों के साथ, आरव के लिए बिल्कुल सही। 300 रुपए थी, बहुत महंगी, लेकिन खरीद ली। मैंने रंगीन पेंसिलों का एक सेट देखा, उन्हीं में से जिसमें 24 रंग होते हैं, साथ में शार्पनर, दिया के चित्र बनाने के लिए आदर्श। 200 रुपए, वह भी खरीद ली। देव के लिए मुझे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी मिली, छोटी सी लेकिन काम करने वाली। 100 रुपए, मैंने सब खर्च कर दिए। इस महीने दवा के बिना रहूंगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता था। हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे मारता है, अकेलापन और तेज मारता है। मैंने हर उपहार को इस बार असली गिफ्ट पेपर से लपेटा, सुनहरे तारों की डिजाइन वाला लाल कागज। मैंने रिबन भी खरीदा, वह जो घूमता है और बो बनाता है। बो बनाने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा, क्योंकि मेरे हाथ कांपते हैं और अब मानते नहीं। लेकिन सुंदर बन गए, सम्मानजनक बन गए। मैंने तीनों पैकेट एक कपड़े के बैग में रखे और फिर से बस पकड़ी। इस बार शनिवार था, दोपहर। मैंने सोचा कि शायद शनिवार को ईशानी का मूड बेहतर हो। शायद सिद्धार्थ, उसका नया पति, घर पर ना हो। शायद, बस शायद, वह मुझे पोते पोतियों से मिलने दे। जब मैं उसकी गली में पहुंचा तो गैराज में गाड़ियां देखी। उनमें से एक नई थी, उन काली चमकदार एसयूवी में से जो भाग्य की तरह महंगी होती हैं। घर के अंदर लोग थे, मैं खिड़कियों से देख सकता था। मैं हंसी सुन सकता था, तेज संगीत, दौड़ते बच्चे की आवाज। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। पोते पोतियां वहां थे, मैं उन्हें देखने वाला था। उन्हें गले लगा सकूंगा, हाथों में उपहार दे सकूंगा, उनके चेहरे देख सकूंगा जब वे खोलेंगे। मैंने गहरी सांस ली, पुरानी कमीज को सीधा करते हुए जिसे मैंने सभी सिलवटें निकालने के लिए 3 बार इस्त्री की थी, और घंटी बजाई। इंतजार किया। संगीत थोड़ा कम हुआ। कदमों की आवाज पास आ रही थी। दरवाजा खुला। फिर से ईशानी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। सिद्धार्थ उसके पीछे था, लंबा, हल्के नीले पोलो शर्ट में, महंगे परफ्यूम की गंध। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उस चेहरे के साथ जैसे कोई कीड़े को देख रहा हो। ईशानी पीली पड़ गई। पापा, आप फिर से यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बैग दिखाया। बच्चों के लिए उपहार लाया हूँ। इस बार असली उपहार, देखो। सही से लपेटे हुए। उसने बैग की ओर नहीं देखा, पति की ओर देखा। उसने एक झूठी मुस्कान दी उन नकली में से और कहा, हरीश जी, आज अच्छा दिन नहीं है। हमारे पास मेहमान हैं। मेरी तरफ का परिवार, जैसे मैं परिवार नहीं था, जैसे मैं कोई अनुचित अजनबी था। मैंने जोर दिया। महीनों में पहली बार मैंने जोर दिया। ईशानी, मैं अपने पोते पोतियों के साथ बस 5 मिनट चाहता हूँ। बस ये उपहार देना चाहता हूँ और चला जाऊंगा। वादा करता हूँ कि परेशान नहीं करूंगा। सिद्धार्थ ने एक कदम आगे बढ़ाया, मेरे और ईशानी के बीच आ गया। देखिए हरीश जी, आपको एक बात समझनी होगी। ईशानी ने पहले ही समझाया है कि आपकी यहाँ मौजूदगी शर्मिंदगी पैदा करती है। बच्चों की एक दिनचर्या है, नए दोस्त हैं, अब एक अलग जिंदगी है। आपका ऐसे, बिना बताए, इन उपहारों के साथ आना बस उन्हें उलझाता है। शर्मिंदगी, यह शब्द मुझे पेट में घूंसे की तरह लगा। मैं अपने ही खून के लिए शर्मिंदगी था। ईशानी ने सिद्धार्थ की बाह पर हाथ रखा, जैसे उसे शांत कर रही हो, लेकिन जब वह बोली तो उसकी आवाज उससे भी बदतर थी। पापा, यह बंद करो। यहां आना बंद करो, पत्र भेजना बंद करो, हर समय फोन करना बंद करो। आप घुटन दे रहे हैं।
उन्हें शांति से रहने दो। घुटन। महीने में एक पत्र भेजना घुटन देना था। हफ्ते में एक बार फोन करना घुटन देना था। अपने पोते पोतियों से मिलना चाहना घुटन देना था। मुझे नहीं पता था कि अब क्या कहूं। मैं वहीं खड़ा रहा, बैग पकड़े हुए, अपने पैरों को कमजोर होता महसूस करते हुए। ईशानी ने मेरे हाथ से बैग झपट लिया तेजी से और कहा, मैं दे दूंगी, अब जाओ पापा प्लीज, और दरवाजा बंद कर दिया। उसने पटका नहीं, लेकिन दर्द हुआ जैसे मेरे चेहरे पर मारा हो। मैं वहां कितनी देर खड़ा रहा नहीं पता, शायद 5 मिनट, शायद 20। मैंने अंदर संगीत फिर से बजते सुना, हंसी फिर से शुरू होते, जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे मैं हुआ ही न हो। मैं बस स्टॉप की ओर वापस चलना शुरू किया, लेकिन मेरे पैरों ने साथ नहीं दिया। मैं सड़क के किनारे बैठ गया, वहीं सड़क पर, क्योंकि बेंच नहीं थी, बैठने की जगह नहीं थी। मैं गाड़ियों को गुजरते देखता रहा, धूल उठते हुए, सूरज मेरे सिर को जलाते हुए। मैंने हार मानने के बारे में सोचा कि फिर कभी वापस न आऊं, कभी फोन न करूं, कभी पत्र न लिखूं। सोचा कि मान लूं कि मैंने अपना परिवार खो दिया, कि वे मुझे अब नहीं चाहते। जब मैं आखिरकार उठा और चलना शुरू किया, तो अंधेरा होने लगा था। बस फिर से भरी हुई थी, लेकिन इस बार मुझे महसूस भी नहीं हुआ। मैं सुन्न हो गया था। मैं रात 9 बजे घर पहुंचा, दरवाजा खोला और सीधे पलंग पर गया। न खाना खाया, न पानी पिया, बस लेट गया और फटी हुई छत को देखता रहा, कोने में मकड़ी के जाले के धागों को। और वहां अंधेरे में अकेले मैंने आखिरकार आंसुओं को गिरने दिया। मैंने वह सब रोया जो मैंने रोक रखा था। मैं लक्ष्मी के लिए रोया जो मर गई और मुझे अकेला छोड़ गई। मैं पोते पोतियों के लिए रोया जिन्हें मैं सालों से नहीं देख पाया। मैं बेटी के लिए रोया जो अजनबी बन गई। और मैं अपने लिए रोया, उस बेकार बूढ़े के लिए जो मैं बन गया, जिसे कोई पास नहीं चाहता। मैं रोते हुए सो गया और सपना देखा कि मैं समय में वापस गया हूं, जब सब अभी भी मुझसे प्यार करते थे। लेकिन हर सपने की तरह वह भी खत्म हो गया जब सूरज निकला। मई मुंबई की असहनीय गर्मी के साथ आया, वह जो डामर को पिघला देती है और पसीना बिना रुके बहाती है। मैंने कोशिश करना बंद कर दिया था, फोन करना बंद, पत्र लिखना बंद, मिलने जाना बंद। मैंने दिन घर के अंदर बिताए, बस कोने की दुकान से रोटी और दूध खरीदने के लिए बाहर जाता था। कुमार साहब, मालिक, हमेशा पूछते थे, आपके नन्हे पोते पोतियां कहाँ हैं, हरीश जी? उन्हें देखे काफी समय हो गया। मैं झूठ बोलता था, कहता था कि वे छुट्टियों पर हैं, व्यस्त हैं। वह मानने का नाटक करते थे। इस मोहल्ले में हर कोई जानता था कि मुझे छोड़ दिया गया था, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोलता था। खामोश दया उदासीनता से बदतर है, क्योंकि आप आंखों में देखते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। मैंने लक्ष्मी की तस्वीर से बात करना शुरू कर दिया। मुझे पता है कि यह पागलपन लगता है, लेकिन यह सच में पागल न होने का एकमात्र तरीका था। मैं खाने के समय उसकी तस्वीर मेरे बगल की कुर्सी पर रखता था और बात करता था जैसे वह वहां हो। लक्ष्मी, ईशानी मुझे बच्चों से मिलने नहीं देती। मैं क्या करूं? और मैं कल्पना करता रहता था कि वह क्या कहती। वह हमेशा मुझसे ज्यादा मजबूत थी, ज्यादा निर्णायक। वह वहां जाती और सब ठीक करती। लेकिन वह अब यहां नहीं थी और मेरे पास मजबूत होने की हिम्मत नहीं थी। बस थकान थी। 80 साल थका देते हैं, समझे? सिर्फ शरीर नहीं थकता, आत्मा भी थकती है। एक दिन मुझे लगता है कि रविवार था, क्योंकि मैं पास के कैथोलिक चर्च की घंटियां सुन रहा था। किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने सोचा कि गैस पहुंचाने वाला लड़का होगा, लेकिन जब खोला तो एक महिला थी जिसे मैं नहीं जानता था। वह जवान थी, लगभग 30 के आसपास, हाथ में नोटबुक और कंधे पर बैग। उसने मुझे देखकर मुस्कुराई और कहा, हरीश जी, मैं म्यूनिसिपैलिटी की सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मुझे शिकायत मिली है कि आप अकेले रहते हैं और शायद मदद की जरूरत है। शिकायत? किसी ने मेरे बारे में शिकायत की थी। क्या यह ईशानी थी? क्या वह मुझे किसी वृद्धाश्रम में भर्ती कराना चाहती है? मेरा दिल बेतरतीब धड़कने लगा। मैंने उसे अंदर आने दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था और क्या करूं। वह हॉल की कुर्सी पर बैठ गई, वह जो चरमराती है, और इधर उधर देखने लगी।
घर अस्त व्यस्त था, मैं मानता हूं। सिंक में गंदे बर्तन, कपड़े बिखरे हुए, हर जगह धूल। मेरे पास अब साफ सफाई का उत्साह नहीं था। किस लिए? किसके लिए? उसने सवाल पूछने शुरू किए। क्या मैं दवा सही से लेता हूं? क्या कोई मुझसे मिलने आता है? क्या मैं अच्छे से खाता हूं? मैंने सब कुछ हाँ में जवाब दिया, हालांकि जानता था कि वे झूठ थे। वह अपनी छोटी नोटबुक में सब लिख रही थी, भौहें सिकोड़ते हुए। फिर उसने पूछा कि क्या मेरा परिवार है? मैंने कहा कि एक बेटी और 3 पोते पोतियां हैं। उसने पूछा कि क्या वे मुझसे मिलने आते हैं? मैं हिचकिचाया और उसने हिचकिचाहट देख ली। हरीश जी, क्या परिवार द्वारा आपकी उपेक्षा की जा रही है? उपेक्षा शब्द ने मुझे थप्पड़ की तरह मारा। क्या मैं यही था? उपेक्षित? मुझे शर्म महसूस हुई। यह स्वीकार करने में शर्म कि मेरी अपनी बेटी मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती। मैंने सिर हिलाया। नहीं, नहीं, वे बस व्यस्त हैं। आप जानते हैं कैसा होता है। काम, स्कूल। वह आश्वस्त नहीं लगी। कहा कि वह 1 महीने में वापस आएगी देखने के लिए कि मैं कैसा हूं, कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो बस उस नंबर पर फोन करना जो उसने एक मुड़े हुए कागज पर छोड़ा। जब वह चली गई तो मैं बैठ गया और उस कागज को देखता रहा। आपातकालीन नंबर। मैं एक आपातकाल बन गया था। उस रात, हफ्तों में पहली बार, मैंने ईशानी को फोन किया। मुझे नहीं पता क्यों। शायद सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में बताने के लिए, शायद बस उसकी आवाज सुनने के लिए। उसने तीसरी घंटी पर जवाब दिया, अधीर होकर। पापा, देर हो गई है। क्या हुआ? मैंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता ने मुलाकात की। दूसरी तरफ खामोशी। फिर वह फट पड़ी, मुझे पता था। मुझे पता था कि आप दूसरों के सामने बेचारा बनना शुरू कर देंगे। अब पड़ोसी सोच रहे हैं कि मैं आपको छोड़ देती हूं, यही है ना? मैंने समझाने की कोशिश की कि यह मैं नहीं था जिसने बुलाया, कि यह गुमनाम शिकायत थी, लेकिन वह सुनना नहीं चाहती थी। आप एक हेरफेर करने वाले हैं, पापा। हमेशा से थे। हमेशा हमें हर चीज के लिए दोषी महसूस कराया। हेरफेर करने वाला, इस शब्द ने मुझे तबाह कर दिया। मैं, जिसने अपनी बेटी के लिए जीवन दिया, जिसने सब कुछ कुर्बान किया, एक हेरफेर करने वाला था। मैं चिल्लाना चाहता था, गाली देना चाहता था, वह सब कुछ कहना चाहता था जो महीनों से गले में अटका था, लेकिन नहीं कर सका। बस टूटी आवाज में कह सका, ईशानी, मैं बस अपने पोते पोतियों से मिलना चाहता हूं। बस यही चाहता हूं। वह हंसी, कड़वी हंसी, तिरस्कार से भरी। वे आपसे मिलना नहीं चाहते, पापा। आप समझते हैं? वे बड़े हो गए हैं। अब वे छोटे बच्चे नहीं हैं जो आप पर लटके रहते थे। अब उनकी अपनी जिंदगी है, दोस्त हैं, रुचियां हैं। आप बस एक बूढ़े उबाऊ व्यक्ति हैं जो किसी ऐसी चीज पर जोर देते रहते हैं जो अब मौजूद नहीं है। मैंने उसके मुंह पर काट दिया। जीवन में पहली बार मैंने अपनी बेटी के मुंह पर फोन काट दिया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि फोन फर्श पर गिर गया। मैं वहीं बैठा रहा, अपनी भारी सांसें सुनते हुए, अपने सीने को दबता महसूस करते हुए। क्या यह सच था? क्या पोते पोतियां सच में मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? या क्या ईशानी ने यह उनके दिमाग में डाल दिया था? मैं सब कुछ पर संदेह करने लगा। अपनी याददाश्त पर, अपनी कीमत पर, उनके जीवन में मौजूद रहने के अपने अधिकार पर। मैं सोचने लगा कि शायद वह सही थी, कि मैं एक परेशानी था, एक बोझ, एक दयनीय बूढ़ा जो उस अतीत से चिपका हुआ है जो वापस नहीं आता। मैंने अगले दिन धुंध में बिताए। सही से नहीं खाया, सही से नहीं सोया, बस कुर्सी पर बैठा रहा, दीवार को देखते हुए। कुमार साहब ने एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, चिंतित होकर, क्योंकि मैं 3 दिनों से रोटी खरीदने नहीं गया था। मेरे लिए एक रोटी लाए, मुफ्त में, और कहा, हरीश जी, आपको अपना ख्याल रखना होगा। लेकिन ख्याल कैसे रखें जब जीने की वजह गायब हो गई? लक्ष्मी हमेशा कहती थी कि पोते पोतियां भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद हैं, कि उनके लिए ही हम खुशी से बूढ़े होते हैं। लेकिन जब आपसे पोते पोतियां छीन लें, जब आपको उनसे दूर कर दें जैसे आप खतरनाक हों, आप कैसे बूढ़े होते हैं? खाली। ऐसे बूढ़े होते हैं, खाली और मौत का इंतजार करते हुए। जून आया और मानसून लाया। लगातार बारिश, दिन और रात।
मेरे घर की छत एक कोने से टपकने लगी। मैंने नीचे बाल्टी रख दी और पानी गिरने की छप 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 सुनता रहता था। सम्मोहक था। कभी कभी मैं घंटों बस उस आवाज को सुनता रहता था, कुछ नहीं सोचते हुए, या सब कुछ सोचते हुए कि बस अस्तित्व में रहना बंद कर देना कितना आसान होगा। कुछ नाटकीय नहीं करना, बस खाना बंद कर देना, दवा लेना बंद कर देना, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज को अपना काम करने देना आसान होगा। वैसे भी किसी को याद नहीं आएगा। ईशानी शायद राहत भी महसूस करेगी, उसके लिए एक समस्या कम। लेकिन फिर एक बरसाती गुरुवार को मेरा मोबाइल बजा। अनजान नंबर। मैंने लगभग जवाब नहीं दिया, सोचते हुए कि टेली मार्केटिंग होगी, लेकिन किसी चीज ने मुझे जवाब देने पर मजबूर किया। एक लड़के की आवाज थी, धीमी, घबराई हुई, फुसफुसाते हुए। दादाजी। मेरा दिल रुक गया। आरव था। लगभग 1 साल बाद उसकी आवाज सुने, आरव मुझे फोन कर रहा था। उसने जल्दी से कहा, जैसे पकड़े जाने का डर हो, दादाजी, हमें बात करनी है। मुझे कुछ पता चला है। क्या आप कल आपके पुराने घर के पास पार्क में मुझसे मिल सकते हैं? दोपहर 12 बजे। लेकिन मेरी माँ को मत बताना, प्लीज। और मेरे जवाब देने से पहले ही काट दिया। मैं फोन पकड़े रहा, कांपते हुए, विश्वास नहीं करते हुए। वह मुझसे मिलना चाहता था। मेरा पोता मुझसे मिलना चाहता था। मैं उस रात सो नहीं सका। मैं पलंग पर रहा, छत को देखते हुए, कल्पना करते हुए कि आरव ने क्या पता लगाया है। 1000 संभावनाएं मेरे दिमाग से गुजरी। क्या उसने मेरे पत्र पढ़े थे? क्या ईशानी ने मेरे बारे में कोई झूठ बताया था और उसे सच पता चल गया? या क्या यह कुछ और बुरा था? मेरा दिल उम्मीद और डर के बीच डोल रहा था। आखिरकार अपने पोते को वापस पाने की उम्मीद, एक और निराशा होने का डर। मैं इतने सह चुका था कि नहीं जानता था कि एक और सह पाऊंगा, लेकिन जाना तो था। भले ही फिर से निराश होने के लिए मुझे जाना था। मैं सुबह 5 बजे उठा, हालांकि मुलाकात दोपहर 12 बजे थी। मैंने नहाया, हफ्तों में पहली बार शेव किया, अपनी सबसे कम पुरानी कमीज इस्त्री की। मैं अपने पोते के लिए सुंदर दिखना चाहता था। मैं चाहता था कि वह देखे कि मुझे अभी भी परवाह है, कि मेरे पास अभी भी सम्मान है, सब कुछ के बाद भी। मैंने बाथरूम के फटे शीशे में देखा और उस आदमी को लगभग पहचान नहीं पाया जो वापस देख रहा था। बहुत दुबला, धंसी आंखें, सफेद बिखरे बाल, दुख की गहरी रेखाओं से चिन्हित चेहरा। 80 साल हर झुर्री में भारी पड़ रहे थे। लेकिन मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। मुस्कान टेढ़ी, उदास निकली, लेकिन मेरे पास देने के लिए यही था। मैं 11 बजे घर से निकला, हालांकि पार्क पैदल 20 मिनट की दूरी पर था। मैं देर नहीं करना चाहता था। मैं आरव को निराश होकर मेरे पहुंचने से पहले जाने का मौका नहीं देना चाहता था। बारिश रुक गई थी, लेकिन जमीन गड्ढों से भरी थी। मैं हर एक से बचा, क्योंकि मेरा इकलौता अच्छा जूता भीग नहीं सकता था। सड़कें बाजार से लौटते लोगों से, स्कूल जाते बच्चों से भरी थीं। मेरे चारों ओर जीवन हो रहा था, जबकि मेरा इतने समय से रुका हुआ था। मैं 11:20 पर पार्क में पहुंचा। मैं इमली के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार किया। यदि आप इस कहानी का आनंद ले रहे हैं, तो आपका समर्थन मेरे लिए बहुत सम्मान और खुशी की बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी भावनात्मक कहानियां आपसे साझा करता रहूं। पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि आए। हर मिनट 1 घंटे की तरह लग रहा था। हर व्यक्ति जो गुजरता, मैं देखता, उम्मीद करते हुए कि वह हो। दोपहर 12:05 पर मैं सोचने लगा कि वह नहीं आएगा, कि यह किसी तरह का क्रूर मजाक था, या ईशानी को पता चल गया और उसने रोक दिया। लेकिन फिर मैंने एक लंबे लड़के को देखा, पीठ पर बैग, काले बाल और आंखें जिन्हें मैं जानता था क्योंकि वे मेरी जैसी थीं, पार्क में आते हुए। आरव था, लेकिन उस लड़के से इतना अलग जिसे मैं याद करता था। ज्यादा लंबा, ज्यादा पतला, चिंता का वह चेहरा जो बच्चे को नहीं होना चाहिए। उसने इधर उधर देखा, मुझे देखा और धीरे धीरे चलते हुए आया। वह मुझे गले लगाने के लिए नहीं दौड़ा जैसे छोटे होने पर करता था। हिचकिचाते कदमों से आया, जैसे निश्चित न हो कि वहां होना चाहिए या नहीं।
वह मेरे बगल की बेंच पर बैठा, लेकिन हमारे बीच जगह छोड़ी। मुझे नहीं छुआ, जमीन को देखता रहा, हाथों से खेलते हुए। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूं। मैं उसे गले लगाना चाहता था, कहना चाहता था कि कितनी याद आई, कितना रोया, लेकिन खामोश रहा। उसे शुरू करने दिया। उसने गहरी सांस ली, कई बार, जैसे हिम्मत जुटा रहा हो, और फिर बोला, मुझे देखे बिना, दादाजी, मुझे आपको एक बात बतानी है, लेकिन आप मेरी माँ को नहीं बता सकते कि हम मिले। उसे पता नहीं चलना चाहिए, वरना वह सब और खराब कर देगी, और खराब कुछ अब जितना है उससे ज्यादा खराब कैसे हो सकता था। मैंने वादा किया कि नहीं बताऊंगा। उसने आखिरकार मुझे देखा, और मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। मेरा 16 साल का पोता, लगभग आदमी, आंखों में आंसू लिए। मेरा सीना कस गया। उसने कहा, दादाजी, मुझे आपके पत्र मिले। सभी मेरी माँ की अलमारी में एक डिब्बे में छिपे हुए थे। मुझे लगा कि दुनिया मेरे चारों ओर गिर रही है। छिपे हुए वे पत्र जो मैंने इतने प्यार से, इतनी उम्मीद से लिखे थे, छिपे हुए थे। वह बोलता रहा। मैं स्कूल के काम के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र ढूंढ रहा था और उसकी अलमारी के पीछे पुराने जूतों का डिब्बा मिला। मैंने खोला सोचते हुए कि वाकई जूते होंगे, लेकिन पत्र थे दर्जनों। सब प्रेषक में आपका नाम, सब मेरे लिए, दिया के लिए और देव के लिए। कोई भी नहीं खुला, कोई भी नहीं खुला। उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं जाना कि मैंने लिखा, कि मैंने भेजा, कि मैंने कोशिश की। मैंने कुछ खोले और पढ़े, दादाजी, आपके सुनाए कहानियों के बारे में, व्यंजनों के बारे में, आप कैसे स्कूल के बारे में, क्रिकेट के बारे में, सब कुछ के बारे में पूछते थे, उसके बारे में पढ़ा। और मुझे इसमें से कुछ नहीं पता था। मेरी माँ ने कहा था कि आप अब हमारी परवाह नहीं करते, कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, कि आपको परेशान न करना बेहतर था। झूठ। ईशानी ने अपने ही बच्चों से झूठ बोला था। उसने बनाया कि मैंने उन्हें छोड़ा, जबकि वह थी जिसने मुझे उनसे दूर किया। मुझे सीने में गुस्सा उठता महसूस हुआ, लेकिन एक गहरा दुख भी। मेरी बेटी यह बन गई थी, एक झूठी जो अपने ही बच्चों को भी हेरफेर करती है। दादाजी, उसने यह क्यों किया? आरव की आवाज टूट गई। मेरे पास जवाब नहीं था। मैं नहीं समझा, आज तक नहीं समझता। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, पहली बार लगभग 2 सालों में अपने पोते को छूते हुए, और उसे कांपते महसूस किया। मुझे नहीं पता, बेटे, मुझे नहीं पता। हम वहीं रहे, खामोशी में, हर एक दूसरे का दर्द समझते हुए। फिर उसने कहा, एक और बात है, सिद्धार्थ से जुड़ी है, उसके नए पति से। वह आपको पसंद नहीं करता। उसने मेरी माँ से कहा कि आप एक बोझ हैं, कि हमें दादा की जरूरत नहीं, कि परिवार सिर्फ माँ और बाप होते हैं, कि जटिल होने से पहले संबंध तोड़ देना बेहतर था। सिद्धार्थ, वह आदमी जो मुझे ठीक से जानता भी नहीं था, उसने तय किया था कि मुझे अपने पोते पोतियों के जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और ईशानी सहमत हो गई थी। अपने पिता की जगह नए पति को चुना था। आरव बोलता रहा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, दादाजी। दिया और देव भी नहीं। हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने पत्र पढ़े और रोए। दिया कई दिन परेशान रही। देव ने पूछा कि माँ झूठ क्यों बोली। मैं उससे बात करूंगा, मैं उसे पत्र दिखाऊंगा, मैं उसे समझाऊंगा कि यह गलत है। हम फिर से आपसे मिलने लगेंगे, मैं वादा करता हूं। उसने वादा किया। मेरे पोते ने मुझे परिवार में वापस लाने का वादा किया। मुझे अपने सीने के अंदर एक छोटी रोशनी जलती महसूस हुई। इतने समय अंधेरे में रहने के बाद एक छोटी रोशनी। मैंने आरव को गले लगाया, और इस बार उसने भी। हम वहीं रहे, गले लगे हुए। वह अब लगभग मेरी ऊंचाई का, और मैं रोया। राहत से रोया, कृतज्ञता से, उम्मीद से। उसने कहा कि वह सप्ताहांत में ईशानी से बात करेगा, जब सिद्धार्थ काम के लिए यात्रा पर जाएगा, कि वह पत्र दिखाएगा, कि वह उसका सामना करेगा, कि वह सब कुछ फिर से ठीक कर देगा। मैंने विश्वास किया। सब कुछ पर अविश्वास करने के बाद मैंने उस पर विश्वास किया। हम वहीं पार्क में अलग हुए, वह एक तरफ, मैं दूसरी तरफ, और मैं बादलों पर चलते हुए घर वापस आया। महीनों में पहली बार मेरे पास उम्मीद थी।
मैंने पूरा सप्ताह इंतजार किया। हर दिन अनंतकाल था। मैंने पूरा घर साफ किया, पुरानी चीजें फेंक दी, कमरे व्यवस्थित किए, बाजार से अच्छा खाना खरीदा, अपने पोते पोतियों को वापस स्वागत करने के लिए घर तैयार किया। मैं कल्पना करता था कि कैसा होगा। आरव आएगा, फिर दिया, फिर देव। वे हॉल में बैठेंगे, मुझसे बात करेंगे, हंसेंगे, फिर से परिवार बनेंगे। लेकिन सप्ताहांत बीत गया। अगला सप्ताह बीत गया। 2 सप्ताह, 3। आरव ने फिर फोन नहीं किया। मैंने उस नंबर पर फोन करने की कोशिश की जो उसने इस्तेमाल किया था, लेकिन बदल गया था। मैं उसी समय पार्क गया, हर दिन, उम्मीद करते हुए कि वह आएगा। कभी नहीं आया। जो रोशनी जली थी वह बुझने लगी, धीरे धीरे, जब तक फिर से अंधेरा न हो गया। और मैं समझ गया। ईशानी को पता चल गया था। उसने रोक दिया था। उसने वह आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी जो मेरे पास थी। जुलाई मेरे जीवन का सबसे अंधेरा महीना था। उससे भी बुरा जब लक्ष्मी मर गई, क्योंकि कम से कम वहां मेरे पास पोते पोतियां थी मुझे सांत्वना देने के लिए। अब किसी का नहीं था। मैं फिर से घर में बंद हो गया। बाहर जाने की इच्छा नहीं, खाने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं। मैंने ब्लड प्रेशर की दवा लेना बंद कर दिया, डायबिटीज की भी बंद कर दी। मैंने सोचा, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं मर जाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। दिनों बाद मुझे पाएंगे, जब गंध पड़ोसियों को परेशान करने लगेगी। और ईशानी आएगी, रोने के लिए नहीं, बल्कि घर बेचने और पैसे लेने के लिए। ये विचार मुझे दिन और रात खाए जा रहे थे, और मेरे पास उनसे लड़ने की ताकत नहीं थी। मुझे चक्कर आने लगे। जब तेजी से उठता तो नजर धुंधली हो जाती थी, हाथों में झंझनाहट होती थी। मुझे पता था कि यह प्रेशर है, बेकाबू ब्लड शुगर है, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मेरा एक हिस्सा तो चाहता था कि जल्दी खत्म हो जाए, कि स्ट्रोक या दिल का दौरा मुझे एक बार में ले जाए, लंबी पीड़ा के बिना। अकेले मरना, खाली कमरे में, 80 साल की उम्र में, परिवार द्वारा भुला दिया गया। दयनीय होगा, लेकिन पीड़ा का अंत होगा। और पीड़ा उठाने के लिए बहुत बड़ी हो गई थी। अगस्त की एक दोपहर, मैं पलंग पर लेटा था, बाथरूम जाने के लिए उठने की ताकत भी नहीं, जब मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जिद्दी दस्तक, तत्काल। मैंने नजरअंदाज करने का सोचा, लेकिन वह व्यक्ति दस्तक देना बंद नहीं कर रहा था। मैं मुश्किल से उठा, दीवारों का सहारा लेते हुए, लड़खड़ाते हुए, और दरवाजा खोला। एक लड़की थी। मुझे पहचानने में कुछ सेकंड लगे। दिया थी, मेरी पोती। ज्यादा लंबी, ज्यादा पतली, लंबे बाल पोनीटेल में बंधे हुए, आंखें चौड़ी डर से जब उसने मुझे देखा। दादाजी, आप ठीक हैं? आप बीमार हैं? मैं इतना कमजोर था कि मुश्किल से खड़ा रह सकता था। उसने मुझे पलंग पर वापस जाने में मदद की, मुझे पानी लाई, मुझे चादर से ढका। वह पलंग के किनारे बैठ गई और आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखती रही। दादाजी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हैं? झूठ बोलने की ताकत नहीं थी। सच बता दिया कि मैंने दवा लेना बंद कर दिया था, कि मैंने हार मान ली थी, कि मुझे जारी रखने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। वह रोने लगी। इतना रोई कि मेरा हाथ भिगो दिया, जो वह पकड़े हुई थी। दादाजी, ऐसे मत बोलिए, प्लीज। हमें आपकी जरूरत है। मुझे आपकी जरूरत है। उसने मुझे बताया कि आरव ने ईशानी का सामना करने की कोशिश की थी, लेकिन काम नहीं किया। कि सिद्धार्थ बातचीत के बीच में आ गया, आरव के हाथों से पत्र लिए और सब फाड़ दिए। कि उनकी बुरी तरह लड़ाई हुई, और सिद्धार्थ ने मुझसे किसी भी संपर्क पर रोक लगा दी। कि उसने तीनों पोते पोतियों के मोबाइल नंबर बदल दिए, कि इंटरकॉम पर ब्लॉक लगा दिया ताकि मैं अब घंटी न बजा सकूं। कि कहा कि अगर कोई नाफरमानी करेगा तो मुझे सार्वजनिक वृद्धाश्रम में भर्ती करा देगा। पोते पोतियों को डर था, मुझे हमेशा के लिए खोने का डर। अगर वे नाफरमानी करें तो वे चुप रहे, लेकिन दिया और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने क्लास छोड़ी, छिपकर बस पकड़ी, मुझे ढूंढने यहां आई, और मुझे मरता हुआ पाया। दादाजी, आप हार नहीं मान सकते। हम कोई रास्ता निकालेंगे। मैं वादा करती हूं। उसने वैसे ही वादा किया जैसे आरव ने किया था, और देखो क्या हुआ। लेकिन उसकी आंखों में देखना, इतनी लक्ष्मी जैसी, दृढ़ संकल्प और प्यार से भरी,
मुझे फिर से विश्वास करना चाहता था। हालांकि जानते हुए कि शायद फिर से निराश होऊंगा, मैं विश्वास करना चाहता था। उसने साइड टेबल से मेरी दवाइयां उठाई, निर्देश पढ़े, मुझे वहीं सभी लिवाई, निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं निगल रहा हूं। फिर रसोई में गई और चाय बनाई, मीठी चाय जैसी मुझे पसंद है। मेरे बगल में बैठ गई और वहीं रही, बस साथ देते हुए, जब तक सूरज डूबना शुरू नहीं हो गया। मुझे जाना होगा इससे पहले कि मेरी माँ को पता चले कि मैं अपनी सहेली के घर पर नहीं हूँ, जहाँ मैंने कहा था कि हूँ। वह उठी, बैग ठीक किया, लेकिन जाने से पहले मुझे इतनी जोर से गले लगाया कि मेरी बूढ़ी पसलियों में दर्द हुआ। और फिर उसने कहा, दादाजी, मैं एक काम करने वाली हूँ, एक काम जो सब बदल देगा। लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा और तब तक मजबूती से टिके रहना होगा। वादा करते हैं? मैंने वादा किया। उसने मेरे माथे पर एक चुंबन दिया, जैसे मैं उसे छोटे होने पर देता था, और चली गई। मैं वहीं लेटा रहा, चाय का स्वाद अभी भी मुंह में, उसके गले लगने की गर्मी अभी भी सीने में, और सोचा कि शायद, बस शायद, सांस लेते रहने का अभी भी एक कारण है। मैंने फिर से दवाइयां लेना शुरू कर दिया। हर दिन, सही समय पर, सही से खाना भी शुरू किया। चावल, दाल, सब्जियां। कुछ बहुत विस्तृत नहीं, लेकिन शरीर को चलाने के लिए पर्याप्त। घर फिर से साफ किया, कपड़े धोए, हर दिन नहाया, क्योंकि दिया ने मुझे मजबूती से टिके रहने को कहा था, और मैं टिकूंगा। मुझे नहीं पता था कि वह क्या योजना बना रही है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा था। वह हमेशा तीनों में सबसे साहसी थी, दादी के सबसे करीब। अगर कोई कुछ बदलने में सफल होने वाला था, तो वह थी। 2 सप्ताह बाद एक पत्र आया, डाक से नहीं। जब मैं जागा तो वह मेरे दरवाजे के नीचे घुसा हुआ था। सफेद लिफाफा, बिना प्रेषक के। मैंने कांपते हाथों से खोला। दिया का था। उसका लेख गोल और सावधान। उसने लिखा था कि एक योजना है कि 28 अगस्त को, सिद्धार्थ के जन्मदिन पर, उनके घर पर पूरे विस्तारित परिवार के साथ एक बड़ा लंच होगा। चाचा, चचेरे भाई बहन, सब। कि मुझे वहां आना चाहिए, बिना बताए, दोपहर 12 बजे। कि वह सबके सामने ईशानी का सामना करेगी, उन कुछ पत्रों के साथ जो वह सिद्धार्थ के फाड़ने से पहले बचा सकी थी। कि सार्वजनिक शर्मिंदगी ईशानी को पीछे हटने पर मजबूर करेगी। कि यह जोखिम भरा था, लेकिन यही एकमात्र मौका था। मैं दिनों सोचता रहा कि जाना चाहिए या नहीं। सार्वजनिक टकराव, अपमान, सामने आना, यह सब मुझे डराता था। लेकिन जैसे था वैसे रहना, धीरे धीरे मरना, वह भी मुझे डराता था। तो मैंने तय किया, जोखिम उठाऊंगा। उस लंच में जाऊंगा, ईशानी का सामना करूंगा, सिद्धार्थ का, सबका। अपने पोते पोतियों के लिए आखिरी बार लड़ूंगा। अगर गलत हुआ, तो कम से कम मैंने कोशिश की होगी। कम से कम मैं यह जानते हुए नहीं मरूंगा कि मैंने अंत तक लड़े बिना हार मान ली। 28 तारीख को मैं जल्दी जागा। लंबा नहाया, बूढ़ी पतली त्वचा न कटे इसलिए सावधानी से शेव किया। वही कपड़े पहने जो मैंने ईशानी की शादी में पहने थे, 30 साल पहले। नेवी ब्लू फॉर्मल पैंट और सफेद बटन वाली कमीज। मैं अब इतना पतला था कि पैंट कमर पर ढीली थी। पकड़ने के लिए एक कसी हुई बेल्ट इस्तेमाल करनी पड़ी। कमीज बगलों में पीली पड़ी थी, समय से दागदार, लेकिन मेरे पास सबसे अच्छी यही थी। बालों में जेल लगाया, वह सस्ता जो मैंने फार्मेसी से खरीदा था। शीशे में देखा, अपने ही अंतिम संस्कार में जाते बूढ़े की तरह लग रहा था, लेकिन प्रस्तुत करने योग्य था, सम्मानजनक था। गहरी सांस ली, वह बेंत उठाया जो मैं तब इस्तेमाल करता हूं जब मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, और उस पते की ओर घर से निकला जो दिया ने लिखा था। इस बार मैं ना स्वीकार नहीं करूंगा। इस बार मैं लड़ूंगा। रेस्तरां उन शानदार में से एक था, दरवाजे पर वैलेट और एयर कंडीशनिंग जो हड्डियों तक ठंडा करती थी। मैं कभी ऐसी जगह में नहीं गया था। मुझे अपने पुराने कपड़ों की, अपनी चरमराती बेंत की, अपने टेढ़े चलने के तरीके की शर्म महसूस हुई। लेकिन गहरी सांस ली और अंदर चला गया। हॉल भरा हुआ था। बड़ी मेजें, अच्छे कपड़े पहने लोग, ट्रे लेकर घूमते वेटर। मैंने ईशानी को बीच में देखा, सुरुचिपूर्ण लाल पोशाक में, जोर से हंसती हुई, ध्यान का केंद्र। सिद्धार्थ उसके बगल में,
ग्रे सूट में परफेक्ट मुस्कान। और कोने की मेज पर मैंने अपने तीनों पोते पोतियों को देखा। आरव सिर झुकाए मोबाइल में देख रहा था। दिया दरवाजे की ओर देख रही थी, इंतजार करते हुए। देव केक का एक टुकड़ा खा रहा था, सबसे बेखबर। जब दिया ने मुझे देखा तो वह खड़ी हो गई। हॉल की सभी नजरें दरवाजे की ओर, मेरी ओर मुड़ी। खामोशी पत्थर की तरह गिरी। ईशानी पीली पड़ गई। वाइन का गिलास मुंह तक पहुंचने की राह में रुक गया। सिद्धार्थ ने भौहें सिकोड़ी, पहले भ्रमित, फिर चिढ़े हुए। मैंने उनकी मेज की ओर चलना शुरू किया। हर कदम शर्मनाक खामोशी में गूंज रहा था। लोग फुसफुसाए, यह बूढ़ा कौन है? वह यहां क्यों है? मैंने नजरअंदाज किया। अपनी नजरें दिया पर रखीं, जिसके चेहरे पर घबराई हुई मुस्कान थी, और आरव पर, जिसने सिर उठाया था और मुझे डर और उम्मीद के मिश्रण से देख रहा था। मैं मेज पर पहुंचा। ईशानी तेजी से खड़ी हुई, मुझे रोकने की कोशिश करते हुए, इससे पहले कि मैं दूसरों के पास पहुंचूं। पापा, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको किसने बुलाया? उसकी आवाज धीमी थी, नियंत्रित, लेकिन गुस्सा दिख रहा था। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, दिया भी खड़ी हो गई, गत्ते का एक छोटा डिब्बा पकड़े हुए। उसने इतनी जोर से कहा कि सभी सुन सके, मैंने उन्हें बुलाया, माँ, क्योंकि हमें एक बात के बारे में बात करनी है। इसके बारे में। और उसने डिब्बा खोला, सभी को मुड़े तुड़े पत्र दिखाते हुए, कुछ किनारों से फटे, लेकिन अभी भी पढ़ने योग्य। यह क्या है? ईशानी की चाची, लक्ष्मी की बहन, जो बगल की मेज पर बैठी थी, पास आई। दिया बोलने लगी, ये पत्र हैं जो मेरे दादाजी ने हमारे लिए लिखे। महीने में 1-2 सालों तक। पत्र जो हमें कभी नहीं मिले क्योंकि माँ ने सभी छिपा दिए। लोगों के बीच बड़बड़ाहट। ईशानी ने दिया के हाथ से डिब्बा लेने की कोशिश की, लेकिन वह हट गई। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि दादाजी अब हमारी परवाह नहीं करते? आपने क्यों छिपाया कि वह हर समय हमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे? दिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। ईशानी ने चारों ओर देखा, सभी की निगाहें उसे जज करते हुए देखीं और समझाने की कोशिश की। तुम नहीं समझते। मैंने वही किया जो तुम्हारे लिए बेहतर था। उसने मेरी ओर इशारा किया, तिरस्कार से। वह जटिल है। वह ऊर्जा सोखता है, समय, पैसा। तुम जवान हो, पढ़ाई पर ध्यान देना है, भविष्य पर, न कि बूढ़े से मिलने में जो सिर्फ शिकायत करता है। बूढ़ा जो सिर्फ शिकायत करता है। यही वह मुझे देखती थी। मुझे अपने पैर कमजोर होते महसूस हुए, लेकिन मैं बेंत पर टिका रहा। चाची खड़ी हो गई, क्रोधित। ईशानी, तुम अपने ही पिता के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? वह आदमी जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हें अकेले पाला, जिसने तुम्हें शिक्षा देने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। वह मेरी ओर मुड़ी, आंखों में आंसू लिए। हरीश, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता कि तुम इससे गुजर रहे हो, अकेले, परित्यक्त। उसने मुझे गले लगाया। यह सालों में पहली पारिवारिक गले मिलना था, और मैं लगभग वहीं टूट गया। आरव भी खड़ा हो गया। माँ, वह जटिल नहीं है। वह हमारे दादाजी हैं। उन्होंने ये पत्र हमारे बारे में पूछते हुए लिखे, रेसिपी भेजी, कहानियां सुनाई, और आपने सब फेंक दिया जैसे उनकी कोई कीमत नहीं। देव, सबसे छोटा, जो तब तक खामोश था, मुझे पहली बार 2 साल में देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। दादाजी? उसकी आवाज छोटी थी, डरी हुई। वह मुझे ठीक से पहचान भी नहीं रहा था। मैं अपने ही सबसे छोटे पोते के लिए एक अजनबी था। सिद्धार्थ ही था जिसने पल को तोड़ा। वह खड़ा हुआ, मेज पर हाथ पटकते हुए। बस, यह हास्यास्पद है। यह मेरा जन्मदिन है। मैं इस पारिवारिक नाटक को बर्बाद नहीं करने दूंगा। उसने दिया को गुस्से से देखा। तुमने यह जानबूझकर किया, सबके सामने मुझे अपमानित करने के लिए। वह पीछे नहीं हटी। यह आपके बारे में नहीं है, सिद्धार्थ। यह मेरे परिवार के बारे में है। उस बारे में जो आपने मेरी माँ को करने के लिए राजी किया। वह हंसा, बिना हास्य की हंसी। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। तुम्हारी माँ ने अपना फैसला लिया। वही थी जिसने महसूस किया कि बूढ़ा एक मृत बोझ था। मृत बोझ। शब्द हॉल में गूंजे। मैंने ईशानी के चेहरे पर शर्म देखी, लेकिन उसने बचाव नहीं किया।
ऐसा नहीं था, नहीं कहा। वह बस वहीं खड़ी रही, खामोशी में, पुष्टि करते हुए। चाची फट पड़ी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हरीश ने ईशानी को पालने के लिए हाथ खून होने तक काम किया। उसकी शादी के लिए भुगतान करने के लिए बड़ा घर बेच दिया। लक्ष्मी की बीमार होने पर अकेले देखभाल की, किसी से मदद नहीं मांगी। और अब तुम लोग उन्हें मृत बोझ कहते हो। और लोग बोलने लगे, चचेरे भाई बहन, चाचा, सभी ईशानी और सिद्धार्थ के खिलाफ। लेकिन मैं और लड़ाई नहीं चाहता था, और टकराव नहीं चाहता था। मैंने ईशानी को देखा, वह लड़की जिसे मैंने पाला, जिससे प्यार किया, जिसे मैंने अपना सब कुछ दिया, और वह अब एक अजनबी थी। एक ठंडी अजनबी जिसने अपने पिता की जगह एक आदमी को चुना। मैंने कहा, धीमी लेकिन पर्याप्त स्पष्ट आवाज में ताकि सभी सुन सकें, तुम उन जैसी बन गई जिनसे मैंने तुम्हें हमेशा बचाया, ईशानी। स्वार्थी, क्रूर, कृतघ्न। तुम्हारी माँ को तुम पर शर्म आती? मैंने उसके चेहरे पर दर्द देखा, लेकिन पीछे नहीं हटा। यह सच था। मैं उस रेस्तरां से निकला, मेरे तीनों पोते पोतियां मेरा पीछा करते हुए। दिया मेरा बायां हाथ पकड़े हुई थी, आरव मेरी दाहिनी बाह, देव बगल में चल रहा था, मुझे उत्सुकता और डर से देखते हुए। हमने ईशानी और सिद्धार्थ को वहीं छोड़ दिया, पूरे परिवार के साथ जो जज कर रहे थे, बर्बाद हुई पार्टी के साथ, परफेक्ट परिवार का मुखौटा फर्श पर बिखरा हुआ। और सालों में पहली बार मैं खाली महसूस नहीं कर रहा था। मैं थका हुआ महसूस कर रहा था, घायल, लेकिन खाली नहीं। क्योंकि मेरे पोते पोतियां फिर से मेरे साथ थे, और शायद, बस शायद, अभी भी उम्मीद थी। पोते पोतियां उस दिन ईशानी के घर वापस नहीं गए, मेरे साथ आए, तीनों। दिया ने कहा कि उसने चाची, लक्ष्मी की बहन से तय किया था कि अगर सब गलत हो जाए तो वे कुछ दिनों के लिए उनके घर रहेंगे। लेकिन वे मेरे घर आना चाहते थे, मेरे साथ रहना चाहते थे। हम शाम को पहुंचे, चारों एक टैक्सी में सटे हुए जिसे चाची ने भुगतान किया। जब हमने मेरे छोटे से घर का दरवाजा खोला तो मुझे गरीबी की, सादगी की, दीवारों में दरारों की शर्म महसूस हुई। लेकिन पोते पोतियों को परवाह नहीं लगी। अंदर आए जैसे यह कोई महल हो। देव उस छोटे से कमरे की ओर दौड़ा जहां वह छोटे होने पर सोता था और चिल्लाया, मेरा पलंग अभी भी यहां है। मैंने उनके लिए खाना बनाया। ज्यादा नहीं था, लेकिन जो था वह बनाया। चावल, दाल, भुनी हुई सब्जियां। उन्होंने ऐसे खाया जैसे भूखे हों, हर निवाले की तारीफ करते हुए, कहते हुए कि यह रेस्तरां के खाने से बेहतर था। हम रसोई की छोटी मेज पर बैठे, चारों सटे हुए, घुटने छूते हुए, और सालों में पहली बार उस घर में फिर से जीवन आया। हंसी आई। आरव ने स्कूल के बारे में बताया कि वह इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है। दिया ने अपने मोबाइल पर कुछ चित्र दिखाए, परिदृश्यों और लोगों के सुंदर चित्र। देव ने उन गाड़ियों के बारे में बताया जो वह इकट्ठा करता है, स्कूल के दोस्तों के बारे में, सब कुछ के बारे में। मैं बस सुन रहा था, दिल इतना भरा हुआ कि दर्द हो रहा था। उस रात दिया का मोबाइल लगातार बजता रहा। ईशानी थी। उसने स्पीकर पर जवाब दिया ताकि मैं सुन सकूं। ईशानी की आवाज अब बेचैन थी, हमेशा की ठंडाई से अलग। दिया, अभी घर वापस आओ, तुम और तुम्हारे भाई बहन। यह अपहरण है। दिया ने इतनी शांति से जवाब दिया कि मुझे भी डरा दिया। यह अपहरण नहीं है, माँ। हमने आना चुना। हमने उनके साथ रहना चुना जो हमें सच में चाहते हैं, न कि उनके साथ जिन्हें हमारा दादा होने की शर्म है। ईशानी रोने लगी। तुम नहीं समझते, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ। दिया ने काट दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। और मैंने उसमें वही ताकत देखी जो दादी लक्ष्मी में थी। अगले दिन अजीब थे, अच्छे लेकिन अजीब। घर हमेशा भरा रहता था। चाची हर दिन आती थी खाना लाने, उनके लिए कपड़े, स्कूल का सामान। दूसरे रिश्तेदार जो गायब हो गए थे जब मैं अकेला था, आने लगे, समर्थन लाते हुए, माफी मांगते हुए कि पहले ध्यान नहीं दिया। ईशानी ने कई चीजें आजमाई। पुलिस को फोन किया कहते हुए कि मैंने उसके बच्चों का अपहरण किया है, लेकिन पुलिस वाले आए, पोते पोतियों से बात की, देखा कि वे अपनी मर्जी से वहां थे और चले गए। वह कोर्ट गई, लेकिन जज ने पोते पोतियों से पूछा कि वे कहाँ रहना चाहते हैं, और तीनों ने कहा, अपने दादाजी के साथ। वह हार गई।
आरव वापस पढ़ने लगा, लेकिन अब घर के पास सार्वजनिक स्कूल में। कहा कि उसे परवाह नहीं कि वह प्राइवेट स्कूल और अकेलेपन के बजाय सार्वजनिक स्कूल और दादा को पसंद करता है। दिया ने भी दाखिला लिया उसी स्कूल में। देव मेरे साथ घर पर ज्यादा समय रहा क्योंकि वह छोटा था और चाची ने सोचा कि अगले सेमेस्टर तक इंतजार करना बेहतर है। वह दिन मुझे घर ठीक करने में, खाना बनाने में, खरीदारी करने में मदद करते हुए बिताता था। मेरी परछाई बन गया। हर समय पूछता था, दादाजी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जैसे डर हो कि मैं फिर से गायब हो जाऊंगा। हमने परिवार की मदद से घर की मरम्मत की। एक चचेरे भाई जो निर्माण में काम करता था उसने टपकती छत ठीक की। हमने दीवारों को रंगा। चाची नए पर्दे लाई। एक और चाचा ने बेहतर फ्रिज दिया। घर सुंदर हो गया, स्वागत करने योग्य। अब यह खामोश कर नहीं था, फिर से घर था। मैं सुबह उठता था और लोगों के तैयार होने की आवाज सुनता था। टूथब्रश, शावर चल रहा है, आवाजें बातचीत कर रही है, संगीत बज रहा है। जीवन फिर से जीवन था। ईशानी ने कुछ बार पास आने की कोशिश की। एक बार दरवाजे पर आई, रोती हुई, बच्चों से बात करने के लिए मांगते हुए। दिया नीचे गई, फुटपाथ पर उससे बात की। वापस आकर कहा कि माँ चाहती है कि वे वापस आए, कि वादा करती है कि बदल जाएगी, लेकिन उनमें से कोई नहीं चाहता था। हम अब उस पर भरोसा नहीं करते दादाजी। उसने सालों झूठ बोला। हम अब कैसे विश्वास करें? मैंने कहा कि माफी में समय लगता है, कि अभी तय करने की जरूरत नहीं, लेकिन महसूस किया कि नुकसान बहुत बड़ा था, कि कुछ पुल जब टूट जाते हैं तो सुधार नहीं होता। सिद्धार्थ कभी नहीं आया। मैंने चाची के जरिए सुना कि वह ईशानी से अलग हो गया था, कि वह यह सारा नाटक नहीं चाहता था, कि उसने शांत जीवन की उम्मीद में शादी की थी और समस्याग्रस्त परिवार में फंस गया था। उसने उसे उसी तरह छोड़ दिया जैसे उसने मुझे छोड़ा था। और मैं मानता हूं कि मुझे इसके बारे में कड़वी संतुष्टि की एक चुटकी महसूस हुई। मैं अपनी बेटी के लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसे अपनी त्वचा पर समझना था कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा फेंका जाना कैसा होता है जिसे आपसे प्यार करना चाहिए। रेस्तरां में टकराव के 3 महीने बाद नवंबर के एक बरसाती रविवार को घंटी बजी। ईशानी थी, अकेली, सिद्धार्थ के बिना, वकील के बिना, धमकियों के बिना। बस वह, बारिश से भीगी हुई, इतना रोने से चेहरा सूजा हुआ। उसने अंदर आने को कहा। पोते पोतियां हॉल में टेलीविजन देख रहे थे। जब उन्होंने उसे देखा तो तनाव हो गए। मैंने उन्हें कमरे में जाने को कहा, निजता देने के लिए। ईशानी उस कुर्सी पर बैठ गई जो चरमराती है, वही जहां वह बच्ची होने पर बैठती थी, और रोई। आधे घंटे तक बिना रुके रोई, कुछ नहीं बोली। जब आखिरकार बोल सकी तो उसने कहा, पापा मैंने गलती की, इतनी गलती की कि मुझे नहीं पता कि माफी कहां से मांगना शुरू करूं। सिद्धार्थ, उसने मुझे हेरफेर किया, मुझे विश्वास दिलाया कि आप एक समस्या हैं, कि संपर्क काटना बेहतर था, और मैंने कर दिया क्योंकि यह आसान था, क्योंकि मैं बेटी होने से, देखभाल करने से, चिंता करने से थक गई थी। मैं अतीत की किसी भी चीज के बिना अपनी नई जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन मैं गलत थी। और अब मैंने सब कुछ खो दिया। अपने बच्चे खोए, अपना पति खोया, आपको खोया, खुद को खो दिया। मैंने सुना, बीच में नहीं बोला, उसे सब कुछ बाहर निकालने दिया। जब उसने खत्म किया तो मैंने कहा, ईशानी तुमने मुझे नहीं खोया, मैं अभी भी यहां हूं, लेकिन मैं यह भी नहीं दिखाऊंगा कि सब ठीक है। तुमने मुझे इस तरह चोट पहुंचाई कि मुझे नहीं पता कि भूल सकता हूं या नहीं। मुझे बेकार, फेंकने योग्य, अदृश्य महसूस कराया। 2 साल के लिए मेरे पोते पोतियों को मुझसे दूर किया। यह माफी मांगने से नहीं जाएगा। उसने सिर हिलाया, स्वीकार करते हुए। मुझे पता है, मैं उम्मीद नहीं करती कि अभी माफ करें। बस चाहती थी कि आप जाने कि मुझे पता है कि मैंने गलती की, और अगर एक दिन आप मुझे माफ कर सकें तो मैं अपनी बाकी जिंदगी इसकी भरपाई करने की कोशिश में बिताऊंगी। मैंने कुछ वादा नहीं किया, लेकिन उसे भेजा भी नहीं। दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया, क्योंकि माफी, मैंने सीखा, कुछ ऐसा नहीं है जो हम एक बार में देते हैं। यह कुछ ऐसा है जो हम बनाते हैं, धीरे धीरे,
समय और कार्यों से, शब्दों से नहीं। दिसंबर फिर से क्रिसमस लेकर आया, लेकिन इस बार अन्य सभी से अलग था। घर भरा हुआ था। तीनों पोते पोतियां मेरे साथ रह रहे थे। चाची लगभग हर दिन आती थी, चचेरे भाई बहन आते थे, नए दोस्त जो पोते पोतियां स्कूल से लाते थे। मैं अब अकेला नहीं था, और यह एहसास इतना अच्छा था, इतना तीव्र, कि कभी कभी मैं आधी रात को जागता था सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सपना नहीं है। उनके कमरे में जाता था, तीनों को सोते देखता था और शांत दिल के साथ अपने कमरे में वापस आता था। दिया ने फिर से पेंट करना शुरू किया। उसने हॉल के एक कोने को अपने स्टूडियो में बदल दिया, रंगों, ब्रशों, गत्ते से बने अस्थायी कैनवास के साथ। वह परिदृश्य, चित्र, रोजमर्रा के दृश्य बनाती थी। उसने मेरी एक पेंटिंग बनाई जो हॉल की कुर्सी पर बैठा, खिड़की से बाहर देख रहा हूं। जब दिखाया तो मैं रो पड़ा। मैंने खुद को वहां देखा, उस पेंटिंग में, एक फेंके गए बूढ़े के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास वाले, सम्मान वाले आदमी के रूप में। उसने बाजार से एक सस्ते फ्रेम से फ्रेम किया और दीवार पर लटका दिया। यह उस घर की सबसे सुंदर चीज थी। आरव ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में पार्ट टाइम नौकरी की। कहा कि वह खर्चों में मदद करना चाहता है। मैंने कहा कि जरूरत नहीं, कि मेरी पेंशन काफी है, लेकिन उसने जोर दिया, दादाजी, आपने अकेले मेरी माँ की देखभाल की, अब मदद करने की मेरी बारी है। हर सप्ताहांत वह तनख्वाह का हिस्सा लाता था और रसोई में एक जार में रखता था। उस पैसे से हमने वे चीजें खरीदी जिनकी हमें जरूरत थी। एक नया पंखा, क्योंकि पुराना टूट गया था। बेहतर बर्तन, उनके लिए कपड़े, स्कूल का सामान। हम एक टीम बन गए, एक सच्चा परिवार। देव ने मुझे मोबाइल सही से इस्तेमाल करना सिखाया, ऐप्स इंस्टॉल किए, मुझे दिखाया कि संदेश कैसे भेजें, वीडियो कॉल कैसे करें। मैंने तीनों पोते पोतियों के साथ व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया। हर दिन वे तस्वीरें भेजते थे, संदेश, ऑडियो। भले ही वे स्कूल में होते, मुझे नमस्ते दादाजी, वहां सब ठीक है मिलता था और मेरा दिन बेहतर हो जाता था। मैंने वे छोटी तस्वीरें भेजना सीखा जिन्हें इमोजी कहते हैं। मेरा पसंदीदा लाल दिल था। मैं उन्हें हर समय भेजता था और वे वापस भेजते थे। चाची, लक्ष्मी की बहन, एक स्थायी उपस्थिति बन गई। वह दोषी महसूस करती थी कि उसने पहले मेरी पीड़ा को नहीं देखा, इसलिए अब भरपाई कर रही थी। खाना लाती थी, बच्चों की देखभाल में मदद करती थी, लक्ष्मी के बारे में, पुराने दिनों के बारे में मुझसे बात करती थी। एक दोपहर, रसोई में चाय पीते हुए, उसने कहा, हरीश, लक्ष्मी ऊपर से देख रही है और गर्व कर रही है। तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपने परिवार के लिए लड़े और जीते, और मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने दीवार पर लक्ष्मी की तस्वीर को देखा और महसूस किया कि वह स्वीकृति दे रही है। ईशानी ज्यादा आने लगी, घर में ज्यादा नहीं आती थी, दरवाजे पर रहती थी, बच्चों से कुछ मिनट बात करती थी, पूछती थी कि कैसे हैं, क्या किसी चीज की जरूरत है। वे विनम्र थे, लेकिन दूर। उन्हें अभी भी विश्वासघात, झूठ से दर्द था। वह उपहार लाती थी जो वे बिना ज्यादा उत्साह के स्वीकार करते थे। वह मुझसे भी बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं अभी भी नहीं कर पाता था। एक शब्द में जवाब देता था, ठंडाई से। बदले के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि घाव अभी भी खुला था, खून बह रहा था। माफ करने में समय लगेगा, शायद साल, शायद कभी पूरी तरह से नहीं। क्रिसमस से एक सप्ताह पहले हॉल में तीनों पोते पोतियों के साथ बैठे मैंने सब कुछ बताने का फैसला किया, शुरू से अंत तक। कैसे मुझे छोड़ा गया था, कैसे मैंने दुख सहा, कैसे मैंने हार मानने के बारे में सोचा। मैंने बिस्कुट का पुराना डिब्बा दिखाया जिसमें मैंने भेजे गए पत्रों की प्रतियां थी। उन्होंने पढ़ा, एक एक करके, खामोशी में। उन्होंने वहां वह सारा प्यार देखा जो मैंने भेजने की कोशिश की थी और जिसे रोक दिया गया था। दिया इतनी रोई कि पन्ने भीग गए। आरव ने सोफे पर मुक्का मारा गुस्से में, मां से, सौतेले पिता से, स्थिति से। देव मेरी गोद में आ गया, हालांकि अब बड़ा था, और वहीं रहा, खामोश, बस मुझे गले लगाते हुए। दादाजी, हम आपको फिर कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं, आरव ने वादा किया, और दूसरे दोनों सहमत हुए। और इस बार मैंने सच में विश्वास किया, क्योंकि वे सिर्फ शब्द नहीं थे।
कार्य थे। वे वहां थे, हर दिन, साबित करते हुए कि यह सच था। हमने एक बड़ा क्रिसमस करने का फैसला किया। हमने चाची, चचेरे भाई बहन, चाचाओं को बुलाया जिन्होंने हमारा समर्थन किया था। हमने ईशानी को न बुलाने का फैसला किया, बुरे इरादे से नहीं, बल्कि इसलिए कि अभी समय नहीं था। पोते पोतियां सहमत हुए। कहा कि जब वह फिर से मेज पर होने के योग्य होगी तो बुलाएंगे, लेकिन अभी समय नहीं था। हमने एक छोटा क्रिसमस ट्री खरीदा, वे प्लास्टिक के सस्ते में से। सजाया जो हमारे पास था, पुरानी गेंदें, रिबन, हमने कागज से सजावट भी बनाई। देव ने तारे बनाए और पेड़ पर चिपकाए। दिया ने हर उस व्यक्ति के लिए क्रिसमस कार्ड बनाए जो आने वाला था। आरव ने घर व्यवस्थित करने में मदद की, फर्नीचर हटाते हुए, हर कोने की सफाई करते हुए। 24 दिसंबर की रात, क्रिसमस की पूर्व संध्या, हम चारों हॉल में बैठे और बस पेड़ को देखते रहे, टिमटिमाती रोशनी को, और मुझे इतना बड़ा कृतज्ञता का एहसास हुआ कि बह निकला। तुम जानते हो, मेरे बच्चों, जब तुम मेरी जिंदगी से गायब हो गए, तो मुझे लगा कि यह खत्म हो गया, कि मैं अकेला और भुला दिया गया मर जाऊंगा। लेकिन तुम वापस आए, और मुझे भी वापस लाए। मुझे जारी रखने का एक कारण दिया। तुमने मुझे बचाया। दिया ने मेरा हाथ पकड़ा। हमने एक दूसरे को बचाया, दादाजी, क्योंकि उस घर में रहना, उस झूठ के साथ, हमें भी मार रहा था। हम बिना जाने दोषी महसूस करते थे। अब हम सच जानते हैं, और सच आजाद करता है ना? मैं सहमत था। सच आजाद करता है। और उस रात, क्रिसमस की पूर्व संध्या, मेरे तीनों पोते पोतियों के साथ मेरे चारों ओर, घर फिर से प्यार से भरे हुए, मैंने खुद को आजाद महसूस किया। परित्याग से आजाद, अकेलेपन से, निराशा से। अभी भी घाव थे, अभी भी पीड़ाएं थीं, लेकिन उम्मीद भी थी, भविष्य था, और परिवार था। मेरा परिवार, खून से नहीं, बल्कि चुनाव से पुनर्निर्मित। क्योंकि असली परिवार, मैंने सीखा, वह नहीं है जिसे रहने की जिम्मेदारी है, वह है जो रहने का चुनाव करता है, भले ही यह मुश्किल हो। क्रिसमस वह सब कुछ था जिसका मैंने पिछले वर्षों में सपना देखा था। मेज भरी हुई, प्रचुर भोजन हम सभी ने मिलकर तैयार किया, हंसी घर के हर कोने को भरती हुई। चाची लक्ष्मी की विशेष करी लाई, वह जिसमें गुप्त रेसिपी थी जो सिर्फ वह जानती थी। चचेरे भाई बहन मिठाइयां लाए, फल, साधारण लेकिन प्यार से भरे उपहार। मैं मेज के सिरे पर बैठा, जहां मुखिया बैठता है, और अपने चारों ओर देखा। 16 लोग जिन्होंने मेरे साथ क्रिसमस बिताने का चुनाव किया। मैं अब अदृश्य नहीं था। मेरी फिर से अहमियत थी। पोते पोतियों ने मुझे उपहार दिए, साधारण चीजें जो थोड़े पैसे से खरीदी गई थी। आरव ने मुझे कलाई घड़ी दी, वे सस्ते डिजिटल में से, लेकिन जो बिल्कुल सही काम करती थी, ताकि आप हमेशा जान सकें कि क्या समय है, दादाजी, कि फिर कभी अकेले समय न गवाए। दिया ने मुझे एक ड्राइंग नोटबुक दी जो उसने खुद बनाई, उन पलों के चित्रों के साथ जो हम साथ याद करते थे। कवर पर उसने लिखा था, दुनिया के सबसे अच्छे दादाजी के लिए। देव ने मुझे हाथ से रंगी लकड़ी की गाड़ी दी, बिल्कुल वैसी ही जो मैंने साल पहले उसे दी थी और जो ईशानी ने कभी नहीं दी। मैंने स्कूल में बनाई, दादाजी, कला की क्लास में। यह आपके पास भी होने के लिए है, जैसे मेरे पास मेरी है। मैं सबके सामने रोया, बिना शर्म के। खुशी से रोया, कृतज्ञता से, राहत से। और सब समझ गए। चाची ने मुझे गले लगाया, चचेरे भाई बहनों ने मेरे कंधे पर थपथपाया, पोते पोतियां मेरे चारों ओर इकट्ठा हुए एक सामूहिक गले में जिसने मुझे लगभग कुर्सी से गिरा दिया। वहां, उस पल में, मैं समझ गया कि मैं जीत गया। मैं ईशानी से नहीं जीता, सिद्धार्थ से नहीं जीता। मैं अकेलेपन से जीता, निराशा से जीता, हार मानने की इच्छा से जीता। और यह जीत किसी भी अन्य से ज्यादा मायने रखती थी। क्रिसमस के बाद जीवन एक अच्छी दिनचर्या के साथ जारी रहा। जल्दी उठना, सबके लिए कॉफी बनाना, पोते पोतियों को स्कूल जाते देखना, पीठ पर बैग लिए, दूर से किस भेजते हुए, दिन घर व्यवस्थित करते हुए बिताना, खाना बनाते हुए, कभी कभी चाची या किसी चचेरे भाई बहन के आने पर। दोपहर में, जब वे वापस आते, होमवर्क में मदद करना, उनके दिन के बारे में सुनना, सलाह देना जब मांगे। रात में, साथ खाना खाना,
टेलीविजन देखना, सब कुछ और कुछ नहीं के बारे में बात करना, यह जानते हुए सोना कि अकेला नहीं हूं। यह साधारण था, यह सामान्य था, लेकिन यह वह सब था जो मैं हमेशा चाहता था। ईशानी आती रही। समय के साथ पोते पोतियां नरम होने लगे। वे उसके साथ वापस नहीं रहे, स्पष्ट कर दिया कि नहीं रहेंगे, लेकिन उसे अपने जीवन का हिस्सा बनने की अनुमति दी। धीरे धीरे वह आरव के क्रिकेट खेल देखने जाती थी, स्कूल में दिया की ड्राइंग प्रस्तुतियों में जाती थी, कभी कभी देव को आइसक्रीम खिलाने ले जाती थी। मेरे साथ वह सावधान थी, सम्मानजनक दूरी बनाए रखती हुई। गले लगाने के लिए जोर नहीं देती थी, हर समय माफी नहीं मांगती थी, बस छोटे कार्यों से दिखाती थी कि बदलने की कोशिश कर रही है। मार्च में लक्ष्मी के जन्मदिन पर ईशानी फूल लेकर आई। पूछा कि क्या मेरे साथ कब्र पर जा सकती है। मैं हिचकिचाया, लेकिन सहमत हो गया। हम साथ गए, पिता और बेटी, सालों में पहली बार। रास्ते में वह बोली, पापा, मुझे पता है कि मैं आपकी माफी की हकदार नहीं हूं। पता है कि मैंने अक्षम्य चीजें की, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप जाने कि हर दिन मैं पछताते हुए जागती हूं, और हर दिन मैं कल से बेहतर बनने की कोशिश करती हूं। आपके माफ करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं अब वह व्यक्ति नहीं बनना चाहती जो मैं बन गई थी। मैंने जवाब नहीं दिया, बस सुना। लक्ष्मी की कब्र पर हमने 7 फूल रखे, और वहां खामोशी में मुझे लगा कि शायद, बस शायद, एक दिन मैं सच में माफ कर सकूंगा। महीने बीत गए, घर भरा रहा, जीवित। आरव ने प्रवेश परीक्षा पास की, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। दिया ने स्कूल में कला प्रतियोगिता जीती, उसका चित्र मोहल्ले के एक छोटे संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया। देव बड़ा हुआ, ज्यादा बातूनी हो गया, ज्यादा आत्मविश्वासी, और मैं 1 साल और बूढ़ा हो गया, लेकिन इस बार खुशी से बूढ़ा हो रहा था। 81 साल इतने भारी नहीं लगते जब हर दिन जागने का एक कारण हो। अगले क्रिसमस पर, उस पहले पुनर्निर्मित क्रिसमस के 12 महीने बाद, दिया ने पूछा कि क्या वे मां को बुला सकते हैं। तीनों पोते पोतियों ने मुझे जवाब के इंतजार में देखा। मैंने गहरी सांस ली। मैं पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन मैं भी वैसा नहीं बनना चाहता था जैसी वह मेरे साथ थी। मैं बाहर नहीं करना चाहता था, दुखी नहीं करना चाहता था, दूर नहीं करना चाहता था। तो सहमत हो गया। बुला सकते हैं, लेकिन स्पष्ट कर दो कि वह मेहमान के रूप में आती है, न कि पार्टी की मालकिन के रूप में। इस घर के मालिक अब हम 4 हैं। वे सहमत हुए। ईशानी आई, शर्मीली आई, खाने की एक प्लेट के साथ जो उसने बनाई, बच्चों के लिए साधारण उपहारों के साथ, लगातार माफी मांगने वाली नजर के साथ। जहां बैठने को कहा वहां बैठ गई, हावी होने की कोशिश नहीं की, ध्यान खींचने की कोशिश नहीं की, बस वहीं रही, शामिल होने के लिए आभारी। रात के अंत में, जब सब जा चुके थे और बस मैं, वह और पोते पोतियां बचे थे, वह मेरे पास आई। पापा, धन्यवाद मुझे आने देने के लिए, मेरे साथ वैसा व्यवहार न करने के लिए जैसा मैंने आपके साथ किया। मैंने उसकी आंखों में देखा और वह लड़की दिखी जिसे मैंने पाला था, वह ठंडी महिला नहीं जो वह बन गई थी। और मैंने अपने अंदर की बर्फ को पिघलना शुरू होते महसूस किया, बस थोड़ा सा। आज जो कुछ हुआ उसके 2 साल बाद, मेरी जिंदगी अलग है। मैं जागता हूं और घर में आवाज है। मेरे पोते पोतियां अब बड़े हैं, ज्यादा स्वतंत्र, लेकिन यहीं रहते हैं। आरव कॉलेज में है, लेकिन हर दिन यहीं सोता है। दिया इंटरनेट पर चित्र बेचती है और खर्चों में मदद करती है। देव स्कूल में है, अच्छे नंबर ला रहा है, दोस्तों से भरा हुआ। ईशानी फिर से उनके जीवन का हिस्सा है, और धीरे धीरे मेरे जीवन का हिस्सा बन रही है। मैं जो उसने किया वह नहीं भूला, कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मैंने सीखा कि माफी भूलना नहीं है, यह चुनना है कि पीड़ा को आपको न खाने दें। यह आगे बढ़ने का चुनाव है, भले ही निशान ढोते हुए। और तुम जानते हो मैंने इन 82 सालों में क्या सीखा? कि सम्मान उससे नहीं आता जो आपको स्वीकार करता है, यह उससे आता है कि आप कौन हैं जब कोई नहीं देख रहा। कि पत्र लिखना उचित है, भले ही तुरंत ना पढ़े जाए, क्योंकि एक दिन कोई डिब्बा खोलेगा। कि सच्चा प्यार गायब नहीं होता, बस छिपा रहता है पाए जाने का इंतजार करते हुए। कि असली परिवार खून नहीं है, चुनाव है।
और कि जब तक सुबह जागने का एक कारण है, सांस लेते रहना उचित है। आज जब फोन बजता है तो पोते पोतियों में से कोई पूछ रहा होता है कि क्या मुझे किसी चीज की जरूरत है। जब मैं पत्र लिखता हूं तो उनका जवाब आता है, और जब मैं मेज सजाता हूं तो मुझे पता है कि वह खाली नहीं रहेगी। और यह सब कुछ के बाद वह सब है जो एक बूढ़े को शांति से मरने के लिए चाहिए जब समय आए। लेकिन अभी के लिए मैं जीवित हूं, और प्यार से घिरा हुआ जीवित हूं। और आप, क्या आप किसी को माफ कर सकते हैं जिसने आपके जीवन के साल चुराए? किसी ने जो झूठ बोला, जिसने उन्हें दूर किया जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिसने आपको अदृश्य महसूस कराया? या दर्द बहुत बड़ा होगा? मुझे टिप्पणियों में बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरी जगह क्या करते। और अगर इस कहानी ने आपको किसी तरह से छुआ, अगर इसने आपको कुछ महसूस कराया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी चालू करें और लाइक दें। किसी के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है कि फिर से बनाने के लिए कभी देर नहीं होती। इस तरह की सच्ची कहानियां सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि कहीं इसी पल एक दादा एक फोन कॉल का इंतजार कर रहा है जो कभी नहीं आती। चलो साथ मिलकर यह संदेश फैलाएं।